सी, वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 3 पार्ट सी, शॉर्ट वेल्डेड रेल, जिसे हम लोग SWR कहते हैं। तो एज आई एम डिस्कसिंग कि यहाँ पे हम लोग जो है पहले पूरे जितने भी ट्रैक स्ट्रक्चर्स हमारे इंडियन रेलवेज में है उसके बारे में हम जरा बात करते हैं। हमारा सबसे पुराना ट्रैक स्ट्रक्चर जो था, सबसे पुराना ट्रैक स्ट्रक्चर, या जिसे हम कह सकते हैं कि बेसिक ट्रैक स्ट्रक्चर, इट यूज टू बी इट यूज टू बी पुराना जो बेसिक ट्रैक स्ट्रक्चर हमारा था वो हमारा होता था एस फिश प्लेटेड ट्रैक स्ट्रक्चर। क्या था? फिश प्लेटेड ट्रैक स्ट्रक्चर। तो फिश प्लेटेड ट्रैक स्ट्रक्चर में क्या होता था? फिश प्लेटेड ट्रैक स्ट्रक्चर में क्या होता था? यहाँ पर हर 13 मीटर पे, क्योंकि स्टैंडर्ड रेल लेंथ हमारी ब्रॉड गेज में 13 मीटर है ना, 13 मीटर है ब्रॉड गेज में। एक रेल की लंबाई कितनी है? 13 मीटर। ठीक है, तो हर 13 मीटर में, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बार बार, एक बार सिर्फ लिख देता हूँ, 13 मीटर। एवरी 13 मीटर देयर यूज टू बी अ जॉइंट। ठीक है, तो ये जो जॉइंट है हमारे इंजीनियर्स के लिए सरदर्द। अभी हम सभी लोग जानते हैं, आज हम सब लोग जानते हैं कि हमारे ट्रैक में जहां पर भी फिश प्लेटेड जॉइंट होता है उससे कितनी प्रॉब्लम है। आज बहुत कम है हमारे पास फिश प्लेटेड जॉइंट, बट फिर भी जस्ट एक एन्यूमरेट करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ कि एक फिश प्लेटेड जॉइंट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हो सकती है। तो जस्ट विल जस्ट एन्यूमरेट इट, प्रॉब्लम्स विथ फिश प्लेटेड जॉइंट। ठीक है, प्रॉब्लम्स विथ फिश प्लेटेड जॉइंट क्या क्या हो सकती है देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, सबसे पहला फिश प्लेटेड जॉइंट जहां पर होगा, यहाँ पर मैं एक फिश प्लेटेड जॉइंट बना भी देता हूँ ताकि इसको समझना हमारे लिए आसान हो जाए। ये मेरा फिश प्लेटेड जॉइंट है, यहाँ पे मान के चलो कि मैंने एक पट्टी लगा दी, समथिंग लाइक दिस। ओके, अब इसके अंदर नीचे हमारी स्लीपरें होंगी, वो सारी चीजें होंगी, समथिंग लाइक दिस। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, लेट अस सी। ठीक है, ये जो मेरा फिश प्लेटेड जॉइंट है इसके अंदर मैं जस्ट एक एनुमरेट करते जाता हूँ, एक एक करके डिस्कस करते चले जाते हैं। फिश प्लेटेड जॉइंट होगा तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम तो होगा कि बोल्ट एंड फिश प्लेट दोनों एक साथ लिखता हूँ, फिश प्लेट ये लूज होगा। लूज होने के बाद क्या होगा? इट विल ब्रेक। ठीक है, लूज होगा, बाद में थोड़ा टाइम के बाद वो ब्रेक होगा। इसके बाद में और क्या प्रॉब्लम आएगी? इसके अंदर रबर पैड जो है कंटिन्यूस जंपिंग होगा, है कि नहीं? कंटिन्यूस जो है ट्रैक में जंपिंग हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ट्रैक पे जब गाड़ी पास हो रही है तो यहाँ पे फिश प्लेट जहाँ पर जॉइंट होता है वहां पर जो है बोल्ट और फिश प्लेट वगैरह लूज होगी, तो क्या है, कंटिन्यूस इसके अंदर जंपिंग होगी। तो उसमें होगा ये कि यहाँ पर मेरे ट्रैक में जो है सबसे पहले रबर पैड रबर पैड विल क्रश, रबर पैड क्रश होगी। फिर उसके बाद में क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन नॉचिंग ऑफ स्लीपर। स्लीपर के अंदर क्या होगी? खांचे पड़ेंगे, नॉचिंग ऑफ स्लीपर जिसको हम कहते हैं। और क्या होगा इसके अंदर? आपका जॉइंट जो है बैठेगा, है कि नहीं? इसके अंदर हॉगिंग होगी। हाँ, तो आपका जॉइंट क्या होगा यहाँ पर? इट विल हॉग, है ना, रेल हॉगिंग। और गैप ज्यादा हो गया तो रेल बैटरिंग, रेल के अंदर हॉगिंग होगी, रेल के अंदर बैटरिंग होगी, ये सारी प्रॉब्लम है। लूज पैकिंग, लूज पैकिंग होगी। और क्या होगा लूज पैकिंग के बाद में? आपका बलास्ट पल्वराइज, बलास्ट पल्वराइज होगी, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, जिसके कारण वो लूज पैकिंग होती है। हैवी वाइब्रेशन, हैवी वाइब्रेशन, और इसके कारण ही नॉइस, आवाज भी बहुत ज्यादा आएगी। फिश प्लेटेड जॉइंट की खासियत है उसको आपको ढूंढना नहीं पड़ता, वो खुद बता देता है मैं यहाँ पर हूं। आई बात समझ में? इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। ठीक है, जॉइंट के अंदर आप देखेंगे, इसको अगर मैं और एनुमरेट करूँ तो कुछ ना कुछ और निकलते ही आएगा।
तो इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम। इसमें होता क्या है, आप जो है फिश प्लेटेड ट्रैक की आप जस्ट बात करें, हर 13 मीटर के ऊपर, हर 13 मीटर के अंदर यहाँ पर ज्वाइंट है। तो अच्छा, ये तो मैं एक रेल बता रहा हूँ, ट्रैक तो हमारा जोड़ी में होता है ना, LH और RH इस तरीके से। तो कंटिन्यू होता क्या है, हर 13 मीटर के बाद ज्वाइंट ज्वाइंट ज्वाइंट, यहाँ से आपने गैंग लगाया, अटेंशन करना चालू किया, करते 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 गए, यहाँ तक पहुंचे, पता चला कि यहाँ पर फिर वही हालत हो गई। ठीक है। तो इसमें जो है मेजर मेंटेनेंस का जो है चक जो है ज्यादातर जो होता था, ये पूरा का पूरा जॉइंट अटेंशन पे जाता था। तो ये जो जॉइंट था, ये जो जॉइंट हमारा है फिश प्लेटेड जॉइंट, है कि नहीं, ये हमारे इंजीनियर्स के लिए क्या बन गया, एक तरीके का कह सकते हैं कि हेडेक हो गया, सरदर्द बन गया। ठीक है, क्या हो गया, सरदर्द बन गया। तो जिसके कारण जो है इन जॉइंट्स को कम करने के बारे में सोचने लगे। ऐसा तो नहीं है कि मेरे ट्रैक में सिर्फ और सिर्फ फिश प्लेटेड जॉइंट है, उसी का टेंशन करना। रेल है, रेल में खराबी होगी, स्लीपर है, स्लीपर में खराबी होगी, बलास्ट का प्रोफाइलिंग करना है, और आपके सेस में काम करना होता है, टर्नआउट्स है, बहुत सारी जगह है ट्रैक में, कहीं पे लेवल क्रॉसिंग, कहीं कुछ। बट सबसे ज्यादा जो अटेंशन ये ड्रॉ कर लेता था। इस कारण इस समय जो है ना, उस टाइम पे जो है बहुत ही लेबोरियस वर्क, पूरा मैनुअल वर्किंग सिस्टम था, लेबोरियस वर्क था। उस वक्त गैंगों में जो है 500 500 600 लोगों को रखना पड़ता था। क्यों? क्योंकि काम बहुत ज्यादा था, और फिर ट्रैक स्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं हुआ करता था। तो इसके बाद में ये सोचा गया कि यार ये जो जॉइंट्स इतने सारे हैं, इनको कम करने के लिए क्या किया जाए। तो हमारे पास आई टेक्निक वेल्डिंग की, हमारे पास आई फिर वेल्डिंग टेक्निक। ठीक है, कि भाई ट्रैक को वेल्ड किया जाए। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, हम अभी तक मैं फिश प्लेटेड में था, अब मैं धीरे धीरे SWR में आ रहा हूँ। वेल्डिंग टेक्नोलॉजी मेरे पास आने के बाद मैंने क्या किया, इन जॉइंट्स की मैंने वेल्डिंग करना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये जो जॉइंट्स हैं, इनकी मैंने कुछ जॉइंट्स की वेल्डिंग करने लगे हम लोग। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस में आपको बता रहा हूँ। शुरू में कुछ पैनल्स को हम लोगों ने जो है एक साथ लगातार वेल्डिंग कर दिया। ठीक है, समझो, मान के चलो कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4, ऐसा करते गए। फिर मैं बाद में देख रहे हैं हम लोग, तो फिर क्या हो रहा है भाई, ट्रैक नहीं, यहाँ पे ये बकलिंग वगैरह हो रही, दुनिया भर की प्रॉब्लम हो रही। तो बोले यार इसको कम किया जाए, कहीं 5 पैनल किए, कहीं 4 किए, कहीं 3 किए। ऐसा ऐसा करते करते पहले 5 पैनल की, शुरुआती दिनों में 5 5 पैनल की वेल्डिंग की गई। फिर 5 पैनल को देखा नहीं यार, इसके अंदर जो है जो जॉइंट वगैरह बाद में जो बचते थे, इसके अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, जो है जॉइंट जाम होने लगा, बकलिंग होने लगी SWR में। तो उसके बाद में क्या किया, उन 5 5 पैनल को काट के 2.5 पैनल कर दिया। कितना किया, 2.5। अब 2.5 पैनल का क्या लॉजिक बनेगा, इसलिए क्या कर दिया भाई, 2.5 नहीं, हम लोग 3 रेल पैनल। तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि SWR हमारा, क्या कहते हैं आमतौर पे, SWR को क्या कहा जाता है कि ये 3 रेल पैनल होता है SWR। ठीक है, बट इट इज नॉट लाइक वेरी फिक्स कि भाई SWR 39 मीटर का ही होगा, 13 मीटर के 3 पैनल होगा, ऐसा नहीं है। इट कैन बी लेसर देन दैट ऑल्सो। ठीक है, SWR के बाद में अगला ट्रैक स्ट्रक्चर जो हमारे आने वाला है, वो है हमारा LWR। आमतौर पे 13 13 मीटर की जो है 3 रेलों को वेल्ड कर देते हैं, तो यहाँ वेल्ड किया, यहाँ वेल्ड किया, एक SWR बन गया। इसी तरीके से आगे अब ये जॉइंट छोड़ दिया, फिर यहाँ पर आगे में बढ़ा, यहाँ पे वेल्ड किया, यहाँ पे वेल्ड किया, तो ये मेरा अगला जो है SWR बन गया। इसी तरीके से अगर कहीं पर मैं सिर्फ जो है इसी को वेल्ड कर दिया, एक वेल्डिंग कर दिया, तो ये भी मेरा 26 मीटर का SWR हो गया। तो SWR जो है लेंथ फिक्स 39 मीटर, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। इट कैन बी 39 मीटर, इट कैन बी 26 मीटर्स। अभी मैं आपको मैनुअल में दिखाऊंगा, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इससे हमको फायदा क्या मिला, SWR से हमको फायदा क्या मिला, जितने जॉइंट की वेल्डिंग हो गई, उतने जॉइंट का हमारा अटेंशन कम हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं फिश प्लेटेड ट्रैक स्ट्रक्चर का। मिसाल के तौर पे अगर समझे, अगर कहीं पर मेरे पास मान के चलो से 60 जॉइंट्स, किसी सेक्शन में मेरे कोई पैच में कितने जॉइंट्स हैं, 60 जॉइंट्स हैं, 60 जॉइंट्स। ठीक है, 60 जॉइंट्स कौन से थे, फिश प्लेटेड के, इसके फिश प्लेटेड के 60 जॉइंट्स थे। ठीक है, 60 जॉइंट फिश प्लेटेड थे। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने ऑल्टरनेट, जस्ट हम लोग यहाँ समझते हैं, हाँ, 60 जॉइंट थे फिश प्लेटेड, अब मैंने ऑल्टरनेटिव वेल्डिंग किया। अभी यहाँ पे मैंने तो सब मार्क कर दिया, लेकिन जैसे कि एक वेल्डिंग किया, दूसरा छोड़ दिया, दूसरा वेल्डिंग किया, छोड़ दिया, एक वेल्डिंग छोड़ दिया, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर ड्रॉप होके कितना हो जाएगा, इट विल बी डायरेक्टली
30 30 जॉइंट्स। अब ये 30 जॉइंट्स का मतलब क्या है? ये सिर्फ 30 जॉइंट्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 30 जॉइंट्स नहीं है। दिस इज नथिंग बट, इट इज क्या है ये? इट इज 50%। इट इज 50% ऑफ 50% जॉइंट्स ना। अगर 60 जॉइंट की जगह 30 ही जॉइंट है तो अब क्या होगा? 50% जॉइंट्स हो गए। अभी 50% जॉइंट का मतलब हमको समझना होगा। ये जो है 50% जॉइंट का मतलब ये है कि मेरा मैन पावर जो मेंटेनेंस में लग रहा था वो हो गया मेरा 50%। ठीक है। इसी के साथ में मटेरियल रिक्वायरमेंट, भाई मेरी बोल्ट वगैरह थी, हमारा फिश प्लेट था, रबर पैड वगैरह सारा ये बार बार खराब होता था, तो मटेरियल रिक्वायरमेंट वो भी ड्रॉप हो गई। कितनी हो गई? 50%। अटेंशन, बार बार काम करने के लिए जाते थे, वो भी क्या हो गया? वो भी हो गया 50%। आई बात समझ में? ये फायदा है हमारे जॉइंट्स की वेल्डिंग करने का। आई बात समझ में? अब अगर मैं इनके यहाँ पे दो की जगह तीन जॉइंट वेल्ड करूं, दो की जगह तीन जॉइंट वेल्ड करूं, तब ये नंबर क्या हो जाएगा? इंस्टीड ऑफ 60 अब वो हो जाएंगे 20। 20 जॉइंट्स ओनली। अब 20 हुआ तो ये मैन पावर रिक्वायरमेंट 33%, मटीरियल रिक्वायरमेंट 33%, अटेंशन 33%, यानी कि इस तरीके से है। अब ये दो पैनल या तीन पैनल, SWR या तो दो पैनल का होगा या तो तीन पैनल का होगा। एक पैनल तो फिश प्लेटेड है, दो पैनल है तो 26 मीटर के पैनल हो जाएंगे, तीन है तो 39 मीटर के। लेकिन 39 के बाद में फिर बाद में हम लोग बोलेंगे नहीं 52 करेंगे, नहीं, दैट इज नॉट सक्सेसफुल। जो चेक देखा गया या तो दो पैनल या तो तीन पैनल, इसीलिए हमारे मैनुअल में भी आपको आप देखेंगे तो 39 मीटर के पैनल और 26 मीटर के पैनल इस तरीके से दिया हुआ है। होपफुली आप लोगों को थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट SWR का समझ में आ गया होगा। इसी के आगे बाद में हम LWR में भी जाएंगे। फिलहाल के लिए SWR को हम लोग SWR पे फोकस करते हैं, LWR पे बाद में जाएंगे। ये थोड़ा सा बेसिक मुझे लगा जरा बताना जरूरी है, क्योंकि मैनुअल जो है डायरेक्टली जो उसके बारे में बेसिक्स के बारे में बात नहीं करता है। मैनुअल जो है आपको जो है उसके क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट बताता है, तो ये मुझे बताना जरूरी लगा, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद दिस। अब हम लोग हमारे मैनुअल में आते हैं। ठीक है, ये है हमारा मैनुअल का पार्ट सी, शॉर्ट वेल्डेड रेल। ठीक है। अरे मैं जो SWR बनाने के बाद फिर ज्वाइंट फिर दूसरे के साथ उसको कैसे करते हैं फिर? क्या कह रहे हैं? सर SWR का जैसे पैनल बना दिया ना, तीन पैनल का बना हाँ दिया, उसके हाँ बाद नेक्स्ट जो SWR बनेगा तो हाँ दोनों हाँ। के बीच में ज्वाइंटिंग फिर कैसे करते हैं? यस यस, मैं आऊंगा उधर पे, उस पे आना ओ, है मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन ओ, करूंगा सब चीज ओ, बेसिक से, मैं आपको बताता हूँ। ओ, ठीक है। ओ, ओ, या देखिए, शॉर्ट वेल्डेड रेल, अभी यहाँ पे से हमारा मैनुअल स्टार्ट हुआ। जो मैं आपको बता रहा था ना, ये 39 मीटर और 26 मीटर, देखो यहाँ पे मैनुअल में 39 मीटर के या तो पैनल या फिर 26 मीटर के पैनल, ये यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। SWR में क्या कह रहा है? SWR, अब SWR समझ में आ गया हम सभी लोगों को। ठीक है। SWR shall be laid generally on stable and efficiently drained formation। SWR कहाँ बिछाया जाए? जहाँ का फॉर्मेशन स्टेबल हो और उसका ड्रेनेज कंडीशन अच्छा हो। ठीक है, ड्रेनेज कंडीशन उसकी अच्छी हो और क्या हो? स्टेबल हो। ठीक है। नेक्स्ट, 100 mm एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ बलास्ट। क्या कह रहा है? देखते हैं इसको। 100 mm एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ शोल्डर बलास्ट ओवर एंड अबव द स्टैंडर्ड बलास्ट सेक्शन on tangent track shall be provided on outside of curves up to 875 meter radius। ये जरा मैं आपको पहले क्या करता हूं, क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए, मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं बलास के चैप्टर के अंदर, जहां पे SWR का बलास का प्रोफाइल क्या होता है, पहले तो वो समझ लेते हैं हम लोग। तो मैं थोड़ा सा पीछे, आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर है आई गेस, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। किसी को पैरा नंबर पता है? जस्ट अ मिनट, मैं जरा एनेक्स्चर्स के अंदर देख के मैं वहां पर जाता हूँ। इज एनेक्स्चर 2/2A, 2/2B, सॉरी। हाँ, तो हम लोग सर्च करते हैं।
टू, एनेक्चर टू ही पहुंच जाए तो चलेगा। मिनट, डैश टू इस तरीके से लिखता है ना मैनुअल। चलेगा, 2/1 में भी आ गया तो 2/2 में जाना आसान हो जाएगा। चलो इसे स्किप करके जाते हैं। स्टील ऑफ सर्चिंग, यहाँ जा आ जाते हैं हम लोग। मैंने बलास प्रोफाइल आपको बोला कि SWR का हमको पढ़ना है, ठीक है। ये देखो, एनेक्सर 2/2B क्या है? स्टैंडर्ड बलास्ट प्रोफाइल फॉर ब्रॉड गेज अदर देन LWR CWR। मैनुअल बात कैसा करता है पहले देखिए। पहले मैनुअल ने एनेक्सर 2/2A में बलास्ट प्रोफाइल किसका दिया था? पहले प्रोफाइल उसने दिया है आपके LWR का। अभी हम लोग LWR तो पढ़ नहीं रहे, बलास्ट प्रोफाइल फॉर LWR ट्रैक, ठीक है। इसके बाद में अगला वो कहता है, अगला वाला जो उसने दिखाया वो है एनेक्चर 2/2B, जिसे कहता है कि स्टैंडर्ड बलास प्रोफाइल फॉर ब्रॉड गेज अदर देन LWR। ऐसा SWR करके मैनुअल में नहीं लिखा मिलेगा। आप क्या लिखा है? अदर देन LWR और CWR। चार ट्रैक स्ट्रक्चर होते हैं, पहले फिश प्लेटेड ट्रैक स्ट्रक्चर, दूसरा SWR, तीसरा LWR, चौथा CWR। चार होते हैं। तो अदर देन LWR CWR तो फिश प्लेटेड हो या फिर SWR, ऐसा समझ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे, अगर इसमें अगर हम देखेंगे तो बलास प्रोफाइल किस तरीके से, थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज करता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये बलास प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है। तो ये बलास का प्रोफाइल आपके सामने है, ठीक है। दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। इसके अंदर फर्क एक ही है, ये जो बलास का प्रोफाइल है, यहाँ पर साइड स्लोप, क्रॉस स्लोप नीचे वही है, साइड स्लोप बलास के टो का भी वही है, और शोल्डर बलास्ट की विड्थ जो है नॉर्मली जो है कितनी होती है? LWR में 350 होती है, SWR में कितनी है? 305 है। कितना है? 305 mm, ठीक है। ठीक है, क्या कह रहा है? 305 mm। यहां पर एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, यहां पर इस तरीके का क्राउन नहीं है जो हमारे LWR में होता है, समथिंग लाइक दिस। ये चीज यहाँ पर नहीं है। तो फर्क क्या है LWR और या फिश प्लेटेड या SWR वाले में? कि ये जो ट्राइंगुलर पोर्शन बलास्ट का इसके अंदर नहीं रहता, ठीक है। अब इसमें अलग अलग डेप्थ के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैनुअल में जो पॉइंट बता रहा था ना, फर्स्ट पॉइंट में, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इन शॉर्ट वेल्डेड पैनल, इन शॉर्ट वेल्डेड पैनल, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मेरा काम यहीं पर हो जा रहा है दोनों का। यानी शॉर्ट वेल्डेड पैनल ट्रैक यानी कि SWR, शॉर्ट वेल्डेड पैनल ट्रैक यानी कि SWR। इसके अंदर क्या कह रहा है? ये जो है विड्थ कितनी है? अभी थोड़ा नीचे करता हूँ, आपको मिनिमाइज करना ही पड़ेगा। मिनिमाइज, क्या कह रहा है? आप लोग अपने मोबाइल में शायद जूम कर सकते होंगे, तो आप कर लें, मैं थोड़ा यहाँ पे ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। इन शॉर्ट वेल्डेड पैनल ट्रैक टू बी इंक्रीज टू 400 mm, यानी 305 है, लेकिन अगर 400 mm विड्थ कर सकते हैं, कहां पर? आउटसाइड ऑफ कर्व। अगर गोलाई है तो आउटर एज में 305 की जगह 400 mm कर सकते हैं, कहां पर? ऑन ऑल कर्व्स फ्लैटर देन 875 मीटर रेडियस, ठीक है। यानी कि फिश प्लेटेड ट्रैक में 305 है, इसको आप समझे आप कि फिश प्लेटेड और SWR दोनों के लिए है। ये डायग्राम, ये जो है किसके लिए? फिश प्लेटेड SWR दोनों के लिए। तो फिश प्लेटेड में 305 या 300 mm लमसम पकड़ो, उतना है। लेकिन SWR में क्या कहता है कि कितना करेंगे? 400 mm कर्व ट्रैक में, ठीक है। ऐसा 305 रहेगा, लेकिन कव रहेगा 875 मीटर से फ्लैटर कव होगा, तो इसको 400 कर देंगे ना। या यहाँ पे एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, स्लीपर कर्व है समझो हमारा ट्रैक, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो प्रोफाइल इसका होगा, आउटर वाले में 400 करना पड़ेगा, इनर में वही रहेगा 305,
इनर में 305 ही होगा, लेकिन आउटर में क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 mm। कब कब होगा? जब रेडियस 875 मीटर से फ्लैटर है, और जब जब रेडियस 875 मीटर से शार्प है। जब रेडियस शार्पर देन 875 मीटर है, तब ये 400 भी नहीं होगा, फिर ये कितना हो जाएगा? तब ये कितना हो जाएगा? 450। ठीक है, 450 mm। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा सबको? ठीक है, तो ये यहाँ पर कह रहा है वो। ठीक है, यानी एस डब्ल्यू आर में नॉर्मली 305 स्ट्रेट ट्रैक में दोनों तरफ रहेगा, लेकिन अगर कर्व ट्रैक है तो आउटर वाले में 875 मीटर से फ्लैट कर्व अगर रहेगा, तब जो है इसको 400 mm रखा जाएगा आउटर एज में। और अगर 875 मीटर से शार्प कर्व है, तो इसको 450 mm रखा जाएगा। ओके, ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब हम लोग जाते हैं, हमारा पैरा क्या 318 आई थिंक था, कंट्रोल F। 318, पैरा 318। आगे हम लोग, तो यहाँ क्या कह रहा है, अब देखो इसको पढ़ो आप। एस डब्ल्यू आर शाल बी लेड generally on stable and efficiently drained formation. 100 mm extra width of shoulder ballast over and above the standard ballast section on tangent track shall be provided on outside of curve up to 875 मीटर ना, यानी फ्लैटर 875 मीटर तक, यानी फ्लैटर देन 875, यानी 875 की जगह 900 हुआ, 1000 हुआ, 1100, 1200, इस तरीके से कुछ भी वैल्यू हुई, तो वहां पर कितना दिया जाएगा? 100 mm एक्स्ट्रा विड्थ, यानी 305 की जगह कितना हो जाएगा वो? 305 को वो 300 पकड़ता है, तो 300 प्लस 100 कितना? 400 हो जाएगा। ठीक है, ये मैनुअल में 5 mm का जरा उसने डिफरेंस दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 400 mm। और इन केस ऑफ शार्पर कर्व, अगर कर्व उससे शार्पर है, शार्पर किससे? 875 से, तो एक्स्ट्रा विड्थ शाल बी 150 mm, यानी कि ये 150 ऐड होके कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 450 mm। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे क्या कहता है? आगे क्या कहता है, मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं। इन केस ऑफ 60 kg, इन केस ऑफ 60 kg मीटर रेल्स एल डब्ल्यू आर प्रोफाइल शाल बी अडॉप्टेड। यानी एस डब्ल्यू आर में मिनिमम रेल सेक्शन की अगर मैं बात करूं, एस डब्ल्यू आर में अगर मैं मिनिमम रेल सेक्शन की बात करूं, तो इट शुड बी 52 kg पर मीटर। क्या है? 52 kg पर मीटर एस डब्ल्यू आर में चाहिए हमें। क्या चाहिए? मिनिमम रेल सेक्शन 52 kg। लेकिन अगर कहीं पर हम लोग 60 kg की रेल यूज कर रहे हैं, जब 60 kg की रेल यूज कर रहे हैं, तब क्या कह रहा है? एल डब्ल्यू आर का प्रोफाइल अडॉप्ट किया जाए। क्या करें? एल डब्ल्यू आर का प्रोफाइल अडॉप्ट किया जाए। तो एल डब्ल्यू आर के प्रोफाइल में क्या है? एल डब्ल्यू आर के प्रोफाइल में और एस डब्ल्यू आर के प्रोफाइल में फर्क जो है, आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सा एल डब्ल्यू आर का। तो उसके अंदर एक तो सबसे बड़ा फर्क ये है कि उसके अंदर साइड में भी इस तरीके से आपका जो है बलान जो है साइडवेज भी होता है। ठीक है, मैं सॉरी, मुझे थोड़ा सा स्लीपर गलत जगह बना दिया मैंने। ये मेरा समझो स्लीपर है, तो एस डब्ल्यू आर में, एल डब्ल्यू आर में इस तरीके का प्रोफाइल होगा, इस तरीके का प्रोफाइल होगा। तो इसमें एक तो जो ये जो पोर्शन है, सिर्फ इसका फर्क नहीं है, फर्क क्या क्या मैं बता देता हूँ। ये जो मैंने अभी मार्किंग किया आपके सामने अभी, ये कहाँ? स्ट्रेट ट्रैक में, एल डब्ल्यू आर में स्ट्रेट ट्रैक में ये कितना होता है? एल डब्ल्यू आर में इट इज 350 mm। वहां कितना था? 300 mm था स्ट्रेट ट्रैक में ना, 300 mm था, तो एल डब्ल्यू आर में कितना हो जाएगा? इट इज 350 mm, 350 mm स्ट्रेट ट्रैक में। और फिर वो कर्वेचर के हिसाब से बढ़ा हुआ अलग। उसके अलावा ये जो पैच है, ये जो पैच है, ये वाला, दिस इज एक्स्ट्रा। ये पूरा एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि एस डब्ल्यू आर में नहीं था। ये होगा इसकी हाइट स्लीपर के टॉप से कितनी होगी? कितनी होगी ये? दिस इज 100 mm। आ रही है बात समझ में?
तो ये एक फर्क, जब 60 kg करेगा तो LWR प्रोफाइल को हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब LWR के लिए जो भी रूल है सब इसके अंदर आ जाएगा। इसके पीछे लॉजिक समझना पड़ेगा, क्यों रेल सेक्शन हैवी होने के बाद LWR प्रोफाइल देने की बात आई है। देखिए हमारे ट्रैक में जो है, हम जो रेल जितना हैवियर सेक्शन यूज करेंगे तो क्या होगा, जितना मेटल ज्यादा होगा हीट से वो उतना थर्मली एक्सपांड होगा। क्या होगा, हीट से थर्मली एक्सपांड होगा। तो उतना ज्यादा जो है बकलिंग फोर्सेस, डिस्टर्बिंग फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। तो जितना फोर्स डिस्टर्बिंग फोर्स होगा उतना स्टेबिलाईजिंग फोर्स देना होगा। 60 kg की रेल के अंदर जो है, आप वजन से भी अगर देखेंगे तो कहाँ 52 kg रेल में 52 किलो, या 60 किलो पर मीटर, 8 किलो लोहे का फर्क पड़ गया, बढ़ गया। तो ये जो बढ़ जाता है तो ये क्या होगा कि उतना ही वो बकलिंग भी करेगा। तो उसको स्टेबिलाईज करने के लिए हमने ये क्राउन दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको यहाँ खत्म कर दो। पैरा 317 हो गया। अब 318 कंडीशन ऑफ लेइंग। SWR बिछाने की कंडीशन क्या है, क्या कहता है, अलाइनमेंट के बारे में बात करता है। SWR on PSC sleepers, SWR on PSC sleeper, what is mean by PSC sleeper? Pre-stressed concrete sleeper। PSC sleeper यानी कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर shall not be, यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट करता हूं, shall not be laid on curve sharper than 440 मीटर रेडियस। यानी कि 440 मीटर रेडियस से शार्प कर्व कहीं होगा, यानी कि 440 मीटर से कम, 300 हो गया, 350 हो गया, 250 हो गया, ये सारी चीजें जो है शार्पर, शार्पनेस का मतलब कि रेडियस कम होगी तो कर्व उतना शार्प होगा, रेडियस जितना बढ़ेगी कर्व उतना मेरा फ्लैट होता चला जाता है। तो क्या कह रहा है कि SWR ऑन PSC स्लीपर शैल नॉट बी लेड ऑन कर्व्स शार्पर देन 440 मीटर रेडियस, यानी कि 440 मीटर से शार्प कर्व होगा तो SWR नहीं बिछा सकते। then in that case what we'll have to do, we will have to go for fish plated track। हमें क्या कर जाना पड़ेगा, फिश प्लेटेड ट्रैक में जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, एग्जिस्टिंग SWR, एग्जिस्टिंग SWR। अब क्या कह रहा है, प्रैक्टिकल बात, मैनुअल पहले एक थ्योरेटिकल बात करता है, उसके बाद में प्रैक्टिकल बात करता है। क्या कह रहा है, एग्जिस्टिंग SWR लेड ऑन शार्पर कर्व्स, यानी जो पहले से हमने कहीं पर एग्जिस्टिंग हमने बिछा रखा है, एग्जिस्टिंग SWR लेड ऑन शार्पर कर्व्स में हाउएवर बी अलाउड टू कंटिन्यू, उसे चलते रहने दिया जाएगा। कब, इफ देर इज नो डिफिकल्टी एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग दीज लेंथ, यानी कि अगर पहले से कहीं पर 440 मीटर से शार्प कर्व पर SWR PSC स्लीपर पर है तब उसे छेड़ेंगे नहीं। तो विल बी अलाउड टू कंटिन्यू, क्या कह रहा है, अलाउड टू कंटिन्यू, क्योंकि उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन इसके लिए चीफ ट्रैक इंजीनियर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, सिटी सर से इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर फला फला SWR जो है इट इज लेड ऑन शार्पर देन 440 मीटर रेडियस एंड देर इज नो डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग देम, सो ही विल गिव अप्रूवल, तो उसको ले सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये सारी जो क्राइटेरिया है ना, जो धीरे धीरे हमारे मैनुअल में अपग्रेडेशन होता रहता है तो करेक्शन स्लिप्स आती रहती है, उसके हिसाब से हो सकता है कि पहले ये क्राइटेरिया 440 का नहीं रहा आया होगा, ये हुआ होगा कि भाई प्रॉब्लम आई होगी कई कई जगह पर, फिर देखा होगा कि यार 440 से ज्यादा वाले में क्या होता है कि उसके अंदर जॉइंट्स वगैरह जो है जैमिंग वगैरह का इशू होता है, तो ये आ गया होगा 440 मीटर से शार्पर का। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जहां पर ठीक ठाक चल रहा है भाई वहां पर सीटी की परमिशन से चला लिया जाए, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हम ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जंक्शन विथ इंसुलेटेड जॉइंट एंड पॉइंट एंड क्रॉसिंग। जंक्शन विथ इंसुलेटेड जॉइंट, इंसुलेटेड में आपका ग्लूट जॉइंट या ब्लॉक इंसुलेटेड दोनों ही चलेगा, कोई भी होने दो, या फिर पॉइंट एंड क्रॉसिंग, यानी कि मेरा जो ट्रैक है SWR का, चलते चलते कहीं पे ग्लूट जॉइंट आ गया या कहीं पे पॉइंट एंड क्रॉसिंग आ गया, तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन, क्या कह रहा है, SWR बटिंग अगेंस्ट इंसुलेटेड जॉइंट्स, यानी उनके साथ में जुड़ रहा है, SWR बटिंग अगेंस्ट इंसुलेटेड जॉइंट्स, हील ऑफ क्रॉसिंग एंड स्टॉक रेल्स। ठीक है, हील ऑफ क्रॉसिंग एंड स्टॉक रेल्स, तो यहाँ में थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं। मान के चले ये हमारा, मैं इसको डबल लाइन डायग्राम
मैं इसी में बना रहा, आप इसको दोनों अलग अलग रेलें ही समझे। ठीक है। अब यहाँ पर मान मान के चलो, यहाँ पर कोई एक ग्लू जॉइंट आ गया, यहाँ पे ग्लू जॉइंट लगाना है से, यहाँ पे मेरा ग्लू जॉइंट है। हाँ, फिर बाद में मेरा क्या है, अगला SWR। हम्म फिर यहाँ से सपोज यहाँ पे से क्या मिल गया हमको, अब यहाँ पे कुछ नई चीज आ गई, क्या आ गया, इसके अंदर यहाँ पे अभी टर्नआउट वगैरह समझो आ गया। कच्चा पक्का बना रहा हूँ। या फिर इधर पे भी से भी ले लो कि यहाँ कोई टर्नआउट था। सब चीजें हम लोग एक साथ एक ही डायग्राम में उसकी सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। क्या कह रहा है, अब इसको पढ़ते जाते हैं हम लोग। हाँ, SWR बटिंग अगेंस्ट इंसुलेटेड जॉइंट। ये मैंने इसको क्या कहा, इंसुलेटेड जॉइंट, ये समझो मेरा ग्लूट जॉइंट है, इसको मैं ग्लूट जॉइंट या इंसुलेटेड जॉइंट ही लिख देता हूँ। इंसुलेटेड जॉइंट। ठीक है। इंसुलेटेड जॉइंट, अब यहाँ पर इंसुलेटेड जॉइंट में यहाँ पे कहीं ना कहीं जॉइंट आएगा ना, SWR को साथ में जोड़ना पड़ेगा। यहाँ जोड़ रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है। तो SWR बटिंग अगेंस्ट इंसुलेटेड जॉइंट, यहाँ पर जहाँ ये जगह, ये सब जो ये रेड वाले मेरा SWR है, मैं लिख देता हूँ अंदर। रेड वाला मैंने क्या किया है, SWR। यहाँ पर भी से SWR है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इनका जो जंक्शन है, बटिंग यानी कि यहाँ पर जो आके जो लोग मिल रहे हैं, इन जगहों की बात कर रहा है, ये जगह पे। ठीक है। यहाँ पर आगे का भी सब एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा, हील ऑफ क्रॉसिंग। ये जो मेरा टर्नआउट है, तो ये हील ऑफ क्रॉसिंग जो है यहाँ पर, ये वाला आ गया, यहाँ इसका हील ऑफ क्रॉसिंग आ गया, इस क्रॉसिंग का हील ऑफ क्रॉसिंग। अगला, स्टॉकरेल जॉइंट। यहाँ पे टर्नआउट है, तो ये जो है स्टॉकरेल जॉइंट समथिंग यहाँ पर कच्चा पक्का आगे पीछे यहीं पे कहीं पे होगा, SW का SRJ वगैरह, स्टॉकरेल जॉइंट शाल बी एंकर्ड। अब यहाँ बात हो रही है एंकरिंग की। SWR बटिंग अगेंस्ट इंसुलेटेड जॉइंट। और आगे क्या कहता है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ये सॉरी, हील ऑफ क्रॉसिंग, ये हील ऑफ क्रॉसिंग हो गया, क्रॉसिंग का हील। स्टॉकरेल जॉइंट SRJ शाल बी एंकर्ड फॉर अ लेंथ ऑफ 39 मीटर। अब यहाँ पे जहां पे भी SWR के बाजू में कोई असेट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करें, वो कह रहा है 39 मीटर तक का जो पैच है, क्या करें, 39 मीटर तक का जो पैच है, इसकी क्या करें, एंकरिंग करें। एंकरिंग करें। ठीक है, मैं एंकरिंग क्या है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, जरा आप मुझे पहले ले लेने दीजिए। एंकरिंग इसी तरीके से, यहाँ पे जो जंक्शन है, यहाँ पर भी 39 मीटर, ये 39 मीटर जहाँ पर भी है, यहाँ पर ये इधर पे भी 39 मीटर, इन जगहों पर मैंने तो एक ही डायग्राम में सब बना दिया, इसलिए करीब करीब दिख रहा है, इट इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। इन सारी जगहों पे मैंने जहाँ एरो मार्क दिया, यहाँ पे क्या करना है हमको, एंकरिंग करना है। कैसा करना है, शाल बी एंकर्ड फॉर अ लेंथ ऑफ 39 मीटर्स, फॉर अ लेंथ ऑफ 39 मीटर्स ऑन द अप्रोच। जो भी इसका ग्लूट जॉइंट का अप्रोच हुआ, क्रॉसिंग का अप्रोच हुआ, हिल ऑफ क्रॉसिंग का, SRJ का अप्रोच हुआ यहाँ पे, और ऑन द अप्रोच इफेक्टिवली टू, मकसद क्या है एंकरिंग का, टू अरेस्ट क्रीप इन आइदर डायरेक्शन। ठीक है। एंकरिंग का मतलब ये होता है कि भाई वहां की जो रेलें होती है, उनको स्लीपर के साथ सटा के एंकर एक आता है, एंकरिंग डिवाइस आता है, वो लगा दिया जाए ताकि इसके अंदर रेलों के अंदर मूवमेंट ना हो। यहाँ पे जो टर्म लिखा है क्रीप, टर्म क्रीप, टर्म क्रीप से क्या समझते हैं हम लोग, टर्म जो हमारा क्रीप है, इसे क्या समझते हैं हम लोग, क्रीप का मतलब होता है कि रेलों का आगे पीछे सरकना। ठीक है। तो जहां पर भी आपका टर्नआउट एरिया आ गया, जहां आपके ग्लूट जॉइंट आ गए, जहां पे दूसरा टर्नआउट वगैरह कुछ आ गया, तो वहां पर क्या करना, 39 मीटर तक एंकरिंग करना, ताकि रेलों के अंदर कोई मूवमेंट यहाँ पर ना हो। उसको क्या कर दिया जाएगा, बांध दिया जाता है, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये जगह पे जो है थोड़ा सा इसको टाई कर दिया हमने। ठीक है, थोड़ा सा टाई कर दिया ताकि इसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो, इन ऑर्डर टू अरेस्ट क्रीप। क्या है, SWR में तो रेलों का मूवमेंट होता है ना, व्हाट इज एक्चुअली SWR है क्या, भाई रेल हमारी जो है वो फ्री एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है, हमने उसके लिए इसको जगह दिया है। हमने क्या किया है, ये जो SWR है, इसकी जो रेल है हमारी, इसको क्या करते हैं हम लोग,
इसको हम लोग आगे पीछे जैसा भी है इसको मूव होने देते, फ्रीली एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट हो। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब ये जो इसका जो मूवमेंट होगा, ये अगर यहाँ पे इधर पे एंकर नहीं लगाएंगे तो ये मूवमेंट अगर यहाँ जाएगा तो टर्नआउट के अंदर आउट ऑफ स्क्वायर होएगा। इधर तरीके से ग्लूट जॉइंट पे प्रेशर इंसर्ट करेगा। इधर पे भी अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, टर्नआउट में जो है पॉइंट आउट ऑफ ये जो है आउट ऑफ स्क्वायर वगैरह का प्रॉब्लम आएगा। तो इसको अरेस्ट करने के लिए क्या कहा है, एंकर बांध दिया जाए। ठीक है, फ्री मूवमेंट होने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर उन्होंने कहा। होपफुली सबको समझ में आ रही है बात में क्या बता रहा हूँ। किसी को ना समझे तो पूछ सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर इतनी बात हुई। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नीचे लेइंग वाला आएगा कॉन्सेप्ट ना, तो उस टाइम पे वो गैप वगैरह के बारे में बात करेंगे हम। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है रिगार्डिंग लेइंग ऑफ SWR इन लेवल क्रॉसिंग एंड ब्रिजेस रिफर पैरा सो एंड सो एंड सो एंड सो। क्या है मैं बता देता हूँ आपको, लेके चलता हूँ, पीछे लेके चलता हूँ मैं आपको। कहता है कि SWR को बिछाना अगर लेवल क्रॉसिंग में है या ब्रिज पे, तो उसके लिए पैरा सो एंड सो रिफर करें। तो पहला पैरा लेवल क्रॉसिंग के बारे में पैरा 918 कह रहा है, तो हम वहां चले जाते हैं। पैरा 918, पैराग्राफ 918, ये लेवल क्रॉसिंग का चैप्टर है। आगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, 918 ना, हाँ यहाँ पर। ठीक है, क्या कहता है, ट्रैक स्ट्रक्चर एट लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, हमारा इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये वाला पैरा, हमारा पैरा ये वाला। In the case of SWR, the short welded panel may be continued through the level crossing, avoiding fish-plated joint on the level crossing and within 6 meters from the end of level crossing. आ रही बात समझ में? डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या कह रहा है, समझो ये मेरा एक SWR, पहले मैं अपना एक लाइन बना देता हूँ। समझो मेरी रेलवे लाइन जा रही है, ठीक है, एंड से दिस इज माय लेवल क्रॉसिंग, ऐसे ही कुछ होता है कि नहीं? तो अब यहाँ पे समझो ये मेरा क्या है, ये मेरा SWR जा रहा है, मैं भी यहाँ पे SWR पास कर रहा हूँ, इस तरीके से पास कर रहा हूँ। तो क्या कहता है, इसमें ज्वाइंट आता है ना, इन केस ऑफ SWR द शॉर्ट वेल्डेड पैनल में बी कंटिन्यूड थ्रू द लेवल क्रॉसिंग, यानी जितनी भी लेवल क्रॉसिंग की लंबाई है SWR को पास करेंगे, अवॉइडिंग फिश प्लेटेड जॉइंट ऑन द लेवल क्रॉसिंग। अब क्या होता है SWR की अगर हमने बात की, अगर हमने SWR की बात की, तो इट इज 3 रेल पैनल। तो जो है एक एक रेल पैनल, 2 रेल पैनल या जब ये आया, इसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पे ज्वाइंट आ जाएगा ना। बाद में क्या आएगा, यहाँ पर ज्वाइंट आ जाएगा। तो ये ज्वाइंट इसके अंदर नहीं देना है। क्या कह रहा है, शॉर्ट वेल्डेड पैनल में बी कंटिन्यूड थ्रू द लेवल क्रॉसिंग, अवॉइडिंग फिश प्लेटेड ज्वाइंट ऑन द लेवल क्रॉसिंग, यानी कि जो लेवल क्रॉसिंग का जो पोर्शन है उसके अंदर कोई ज्वाइंट ना है, एंड विद इन 6 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ लेवल क्रॉसिंग। यानी कि इसको अब मैं यहाँ पे एक अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। रुको, ये जो मेरा लेवल क्रॉसिंग का विड्थ होगा, दिस इज विड्थ ऑफ लेवल क्रॉसिंग +6 +6, ये जरा समझे हम लोग। हाँ, तो क्या कहना चाह रहा है, 6 मीटर दोनों तरफ अप्रोच, ऐसा बोल सकते कि लेवल क्रॉसिंग का जो अप्रोच है 6 मीटर, ये 6 मीटर ये, और विड्थ इतने पोर्शन के अंदर। पहले वो कह रहा है कि LWR को पास, तो SWR को लेवल क्रॉसिंग से पास कर सकते, कोई दिक्कत नहीं पास करने में, लेकिन क्या ध्यान दिया जाए कि जो है उसके अप्रोच में 6 मीटर में पहले, फिर लेवल क्रॉसिंग का जो विड्थ होगा वो प्लस आगे का 6 मीटर, यानी कि लेवल क्रॉसिंग का विड्थ प्लस 6 मीटर दोनों तरफ आइदर साइड अप्रोच। इसके बीच में क्या नहीं होना चाहिए, अवॉइडिंग फिश प्लेटेड ज्वाइंट, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, नो FP यानी फिश प्लेटेड ज्वाइंट, यहाँ पर फिश प्लेटेड ज्वाइंट नहीं आना चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आई बात? SWR को पास कर सकते हैं लेवल क्रॉसिंग से, लेकिन क्या ध्यान दें कि जो है 6 6 मीटर दोनों साइड अप्रोच और लेवल क्रॉसिंग के विड्थ में SWR में किसी भी टाइप का ज्वाइंट ना हो। ठीक है, ये यहाँ पर वो लेवल क्रॉसिंग के बारे में कह रहा था। तो हम फिर से पैरा 318 पे चले जाएंगे। फिर 318 पे हमने एक बात तो लेवल क्रॉसिंग की बात कर लिया SWR में, दूसरा बात आ रही है ब्रिज के बारे में। दूसरी बात ब्रिज के बारे में, ये मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया, पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग चले जाते हैं, क्रॉस रेफरेंस आया था। ज्वाइंट्स SWR ऑन ब्रिजेस,
SWR ऑन ब्रिजेस। ठीक है, क्या कह रहा है वो? SWR may be continued over girder bridges with unballasted decks up to 13.3 meter opening if the length of SWR is symmetrical to the center line of bridge। यानी जो हमारा, अब यहाँ पे फिर एक डायग्राम, कितने डायग्राम बनाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। सपोज यहाँ कोई वाटरवे वगैरह है, सपोज समझने की वाली बात है, यहाँ पर कोई वाटरवे वगैरह है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक ब्रिज बना दिया ना। अब यहाँ ब्रिज बनाने की बात होगी, यहाँ समझो ब्रिज है। ठीक है, अभी जो ब्रिज है, इसका सेंटर लाइन, ये जो ब्रिज है इसका सेंटर लाइन, क्या कहता है, SWR में भी कंटिन्यूड ओवर गर्डर ब्रिजेस विथ अनबलास्टेड डेक up to 13.3 meter opening if the length of SWR is symmetrical to the center line of bridge। यानी कि अब ये ब्रिज का सेंटर लाइन है। अब जो मैं SWR अगर बिछा रहा हूं, मैं अभी SWR बिछा रहा हूं, और मेरा SWR इट इज सिमेट्रिकल, यानी कि SWR का सेंटर और ब्रिज का सेंटर दोनों का मैच हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों मैच हो रहा है। तो इट कैन बी पास थ्रू द डेक अप टू 13.3 मीटर, 13.3 मीटर। तो 13.3 मीटर तक इसको जो है पास कर सकते हैं। कब? जब SWR और ब्रिज का सेंटर लाइन, SWR का सेंटर लाइन और ब्रिज का सेंटर लाइन दोनों मैच कर रहा है। तो 13.3 मीटर ओपनिंग तक SWR कैन बी कंटिन्यूड ओवर गर्डर ब्रिजेस। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट वो कहता है एंड अप टू 6.1 मीटर ओपनिंग if the length of SWR is unsymmetrical to the center line of bridge। ब्रिज का सेंटर SWR का सेंटर मैच नहीं हो रहा। यानी कि अब यहाँ पे ही थोड़ा सा मैं डिफरेंस कर देता हूँ। ये समझो मेरा थोड़ा सा SWR की लेंथ ही बदल दिया मैंने। ये समझो मेरा भी SWR ये है। ठीक है, इसके अंदर अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसका सेंटर लाइन SWR का मैं मार्क करता हूँ से। अब SWR का सेंटर ये है और ये ब्रिज का सेंटर, ये दोनों मैच नहीं कर रहा ना, है कि नहीं? दोनों का सेंटर मैच नहीं कर रहा। तब वो 6.1 मीटर ओपनिंग तक हम लोग अलाउ करेंगे। जस्ट मुझे कॉल लेना है जरा। सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक कॉल आ गया था, इस वजह से मुझे उस पर जाना पड़ा, अर्जेंट कॉल था। कुछ मनी के अंदर वही कुछ बोल रहे थे क्या आप? नो सर, नो सर, नथिंग। ओके, हाँ, ठीक।
देखिए SWR का इससे ये जो है, अगर जब सिमेट्री है, ब्रिज और SWR दोनों जो है सिमेट्रिकल है, तो अप टू 13.3 मीटर ओपनिंग इट कैन बी पास्ड। और अगर अनसिमेट्रिक है तो उस केस में क्या करेंगे, अप टू ओनली 6.1 मीटर ओपनिंग इट कैन बी पास्ड। ठीक है, आगे क्या कहता है, एक तो ये हो गया। दूसरा, नो फिश प्लेटेड जॉइंट शुड बी लोकेटेड ऑन गर्डर और विद इन 6 मीटर फ्रॉम आइदर साइड अबटमेंट ना। जैसे अभी लेवल क्रॉसिंग में था ना, तो जितना भी गर्डर का स्पैन होगा, जितना भी गर्डर का स्पैन होगा और 6.1 मीटर एक्स्ट्रा, ठीक है ना, ऑन द गर्डर और विद इन 6 मीटर फ्रॉम आइदर अबटमेंट, उसके अंदर कोई भी फिश प्लेटेड ज्वाइंट नहीं होगा। वहां पे क्या होगा, वहां पर होगा हमारा रेल फ्री फास्टनिंग। ये मैं, मेरा एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, मैं आपको ग्रुप में फिर से डाल दूंगा रेल फ्री फास्टनिंग का, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि उसके ऊपर कोई भी जो है हम लोगों को क्या, रेलों को मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। ठीक है, यानी कि ब्रिज के ऊपर, गर्डर के ऊपर रेल रेल मूव होनी चाहिए, उसको रोक के रखना नहीं है। देयर शुड नॉट बी एनी टो लोड, जीरो टो लोड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कहता है, 26 मीटर लॉन्ग रोल रेल में बी लेड ऑन ब्रिजेस। अब देखो 26 मीटर की रेले है ना SWR में, तो क्या कह रहा है वो, 26 मीटर लॉन्ग रोल रेल, यानी 26 मीटर का वन पीस जो रेल है, मे बी लेड ऑन ब्रिजेस। ब्रिज पे कौन सी रेलें बिछाई जाए, जो 26 मीटर लंबाई की हो। ठीक है, विथ 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट एंड 6 बोल्ट। वहां पे जो भी जॉइंट भी आएगा तो 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट 6 बोल्ट का हो। ये क्यों कहा जा रहा है ये मैं बता देता हूँ। आमतौर पे SWR में, आमतौर पे SWR में जो हमारी फिश प्लेट हम यूज करते हैं, वो 2 फुट वाली 610 mm वाली, यानी आमतौर पे इसको क्या बोलते हैं, 4 होल वाली ना, फील्ड में लोग ऐसे ही बात करते हैं ना, 4 होल वाली फिश प्लेट। नॉर्मली SWR में जो फिश प्लेट हम यूज करते हैं वो 4 होल्स वाली होती है। क्या होती है, 4 होल वाली होती है। ठीक है, इसको 600 mm या 610 mm समथिंग ऐसा कुछ रहता है, लमसम ये 4 होल वाली। ठीक है, लेकिन अगर ब्रिज पे है, ब्रिज है, वहां से SWR पास हो रहा है, तो दो चीजें कह रहा है वो। पहला कह रहा है कि भाई 26 मीटर लॉन्ग रोल रेल यूज करे, 13-13 मीटर की रेलें यूज ना करे वेल्डिंग करके, 26 मीटर का जो वन पीस आ रहा है वो डाला जाए। और उसके अलावा ज्वाइंट तो आएगा ही कहीं ना कहीं, तो उसके लिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, विथ 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट एंड 6 बोल्ट होल्स। अब ये वाली पट्टी नहीं चलेगी वहां पर, फिर कौन सी पट्टी चलेगी, फिर यहाँ पर वो बड़ी वाली पट्टी चलेगी जो 6 होल वाली हो। ठीक है, 6 होल वाली जो होगी ना, 1 2 3 4 5 6, कच्चा पक्का बनाया मैंने। अब वहां पर ब्रिज पे कौन सी पट्टी यूज करेंगे हम लोग, ब्रिज पे हम कौन सी पट्टी यूज करेंगे, 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट यूज करेंगे। ठीक है, एंड जॉइंट गैप्स टू बी प्रोवाइडेड मेंटेन एज पर पैरा सो एंड सो, वो तो हमें हमको पढ़ना है। तो ये जो था एक ब्रिज के बारे में SWR के लिए एक स्पेशल जो है इंस्ट्रक्शन था, वो हमने देख लिया। ठीक है, नाउ विल मूव बैक टू और पैरा 318। ठीक है, तो अभी हमने खाली पैरा 318 अब तक पढ़ा, 317 और 318 पढ़ा। अब आते हैं हम लोग, अब हम आते हैं हमारे पैरा 319 में, लेइंग ऑफ SWR। जो मैंने शुरुआत में आपको फिश प्लेटेड जॉइंट के बारे में बताया था, वहां से जहां जहां हमने आज लेक्चर स्टार्ट किया था, जहां से हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, पैरा 318, सॉरी बेसिक्स एज फिश प्लेटेड। तो ये थोड़ा मैं आपको बता दूं कि फिश प्लेटेड जॉइंट जब हुआ करता था, एक फिश प्लेटेड जॉइंट दूसरा फिश प्लेटेड जॉइंट, तो उसके अंदर जो गैप दिया जाता था, इनके बीच में जो गैप प्रोवाइड किया जाता था, इनके बीच में जो गैप दिया जाता था, इट यूज टू बी, वो कितना होता था, 6 mm हुआ करता था। हर जॉइंट के बाद में जो है, हर जगह पे कितना, 6-6 mm का गैप हम लोग दिया करते थे। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखा जाए, हर जगह 6-6 mm 6-6 mm, तो अगर 2 रेल पैनल है तो भाई 6-6 12 mm गैप देना पड़े। और कहीं पर, और कहीं पर जो है 39 मीटर है, तो वहां पर गैप 18 mm दिया हो जाए। बेसिक से अगर बात करें तो 6 6 mm एक जगह, तो 2 रेल में कितना, 6-6 12 हो जाए, 3 रेल में फिर 18 हो जाए, है कि नहीं। लेकिन इतना गैप हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जब भी हमारा जो है रेल के जॉइंट में गैप 15 mm या उससे ज्यादा होता है, वेन एवर द जॉइंट गैप इंक्रीजेस टू 15 mm और मोर,
तो वहां पर हमको बैटरिंग देखने को मिलती है, रेल के अंदर बैटरिंग होने लगती है। ठीक है, ठीक है, रेल के अंदर क्या हो जाती है, बैटरिंग देखने लगती है। ओके, तो यहां पर तो यहां पर उतना गैप नहीं देते, तो गैप कितना दिया जाए, गैप कितना दिया जाए। तो उसके लिए हमने हमारे इंडियन रेलवेज में क्या किया है, जोन के आधार पे, जोन के आधार पे हमने इंडियन रेलवेज में रेल टेम्परेचर के आधार पे जोन को बांट दिया है। क्या किया है, रेल टेम्परेचर के आधार पे पूरे भारत को बांट दिया है, और उसके हिसाब से जो है कुछ ना कुछ गैप हमको मिलता है, टेम्परेचर के हिसाब से वो हमको स्टडी करना है। तो इसमें कहाँ पर दिया है, कौन सा पैरा, 226, नहीं 320, नहीं, मुझे वो चाहिए था, क्या कहते हैं, मैप है ना, इसमें आगे ही रहेगा, थोड़ा सा मैं मिनिमाइज करके आगे बढ़ता हूँ। LWR के चैप्टर में है। हाँ, ये वाला, ये क्या है, मैप ऑफ इंडिया, जिसमें क्या शो किया जा रहा है कि रेल टेम्परेचर के आधार पे हमने किस तरीके से हमारे पूरे देश को बांटा है। ठीक है, तो इसके आधार पे, टेम्परेचर के आधार पे चार पार्ट में बांटा है। पहला है जोन 1, जो ब्लू कलर से है, जोन 1। दूसरा है जोन 2, येलो कलर वाला। फिर जो ग्रीन कलर का पार्ट है, जोन 3 है, और उसके ऊपर जो थोड़ा सा ब्राउन है वो जोन 4 है। यहाँ ज्यादा चीजों के बारे में बात ना करते हुए मैं खाली काम की चीजों के बारे में बात करता हूँ। दिस इज नथिंग बट, देखिए हमारा देश काफी बड़ा है ये नहीं, ज्योग्राफिकली अगर देखें तो काफी बड़ा देश है। ऐसा पहले जो हमारे फिश मीटर ट्रैक में होता था, उसमें जो है टेम्परेचर लिखा, रिकॉर्ड रखना, ये वो करना नहीं चलता था। सिंपल फंडा क्या था, भाई 13 मीटर की रेल है, 6 mm का गैप दे दो, 13 मीटर की रेल है, क्या करो, 6 mm का गैप दे दो, दैट इज सफिशियंट फॉर थर्मल एक्सपांशन, है कि नहीं। लेकिन अब क्या हो गया, हर जगह वही 6 mm ही क्यों, भाई एक ही समय पर जो है साउथ इंडिया का जो है जो है मौसम जो है अलग होगा, नॉर्थ इंडिया का अलग होगा, वेस्ट का अलग होगा, ईस्ट का अलग होगा। देश में अलग अलग प्रांत में एक ही समय पे अलग अलग मौसम होता है। मौसम सेम भी रहे तो टेम्परेचर तो अलग रहेगा ही, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ही, है कि नहीं। तो क्यों हम लोग जो है बेसिक थंब रूल लेकर चले कि नहीं इतना ही गैप दे, दैट इज नॉट जस्टिफाइड, इट इज नॉट जस्टिफाइड। इस वजह से हमने क्या किया, जो है पूरे देश में टेम्परेचर रिकॉर्ड, रेल टेम्परेचर लेना स्टार्ट किया। अब रेल टेम्परेचर के आधार पे जहां पर जो है टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा है, वहां हमको गैप ज्यादा देना पड़ेगा, जहां टेम्परेचर वेरिएशन कम है वहां पे हमें गैप कम देना पड़ेगा। इसके हिसाब से जो है इसको, भारत को जो है 4 जोन में बांट दिया गया, टेम्परेचर रेंज ऑफ टेम्परेचर 40 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 76, इस आधार पे 4 जोन में बांट दिया। ठीक है, इस टेम्परेचर से हमको कुछ डेटा मिला। क्या मिला यहाँ पर डेटा, मिनिमम रेल टेम्परेचर किसी भी जगह का, मैक्सिमम रेल टेम्परेचर किसी जगह का, और मीन रेल टेम्परेचर किसी भी जगह का। ठीक है, तो हम जिस जोन के अंदर है, इस मैप से जो है हमको मीन रेल टेम्परेचर वहां का मिल जाएगा, जिसके आधार पे हम लोग मेंटेनेंस कर सकते हैं, जिसके आधार पे हम लोग मेंटेनेंस करेंगे। आ रही बात समझ में। तो अब आ गए हम लोग पैरा 319 में, ऊपर पैरा 319। ठीक है, हम यहाँ पर हमारे पैरा में आ गए, इसको अभी हम लोग समझना है। तो यहाँ पर जो है वो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई 6 6 mm का गैप हम लोग देंगे, नहीं। यहाँ पर यहाँ जो है जोन के आधार पे हमारे भारत देश को बांट दिया गया है 4 जोन में। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, क्लासिफाई कर दिया है। ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है जोन 1 और जोन 2 के लिए दे दिया, और जो नीचे का पार्ट है जोन 3 एंड जोन 4 के लिए उन्होंने इसको क्लासिफाई कर दिया। अब इसमें ये जो टर्म है, ये जो यहाँ पे सब चीज विथ रिस्पेक्ट टू टीएम, देख रहे हैं आप, टीएम टीएम लिखा है जगह जगह पे, टीएम। तो व्हाट इज दिस टीएम, ये समझ लेते हैं। टीएम इज नथिंग बट मीन रेल टेम्परेचर।
क्या है? मीन रेल टेम्परेचर। टीएम का मतलब क्या है? मीन रेल टेम्परेचर। क्या होता है ये टीएम? इट इज नथिंग बट एवरेज रेल टेम्परेचर ऑफ लास्ट 5 years। क्या? पिछले 5 साल का औसत रेल तापमान है ये। क्या है ये? इट इज एवरेज रेल टेम्परेचर ऑफ लास्ट 5 years। पिछले 5 साल का रेल तापमान का एवरेज है। ठीक है। ये 5 साल का होने से फायदा क्या है? ये 5 साल का होने से फायदा ये है, 5 years का मतलब फायदा नुकसान की बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ समझाने की अगर मैं बात करूं तो 5 years का सिग्निफिकेंस यहाँ पर ये है कि चलो कोई साल में अगर कहीं पर कोई पर्टिकुलर सीजन में कभी वेदर थोड़ा सा अलग हो जाए, कभी क्या हो जाए, वेदर थोड़ा सा चेंज हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिवाली के टाइम पर भी बारिश हो जाती है कि नहीं? गर्मी में बारिश हो जाती है, या कहीं ठंडी नहीं होती तो कोई एक आधा साल जो है ठंडी होने लगती है, 10-15 दिन महीना भर के लिए होता है ना, वेदर चेंजेस होते हैं ना, सीजनल वेरिएशन। तो अगर हम लोग शॉर्टर स्पैन के लिए रखते तो क्या होता था? हमारा मीन रेल टेम्परेचर बदली होता था बार बार। इसलिए 5 years के लिए, 5 years यानी कि 60 महीने, तो मीन रेल टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पर एसडब्ल्यूआर का मेंटेनेंस, एसडब्ल्यूआर का लिंक, सारी की सारी चीजें होती है। ठीक है। अभी जो मीन रेल टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पर कुछ गैप्स दिए गए हैं, कुछ गैप्स यहाँ पर मीन रेल टेम्परेचर के हिसाब से दिए गए हैं। उसे जरा हम लोग समझ लेते हैं क्या दिया है। ठीक है। मीन रेल टेम्परेचर के हिसाब से जो गैप दिया है, इसको अभी अब मेरा थर्मोमीटर होगा, रेल थर्मोमीटर, तो उसके अंदर थोड़ी टीएम वगैरह लिखा होगा। मुझे मेरे किसी भी जगह का जो है 5 साल से एवरेज से टीएम मिल गया। एक एग्जांपल ले लेता, मान के चलो अगर मेरा कहीं कोई एक जगह का मीन रेल टेम्परेचर से इट इज, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कुछ एक फिक्शियस वैल्यू से इट इज 35 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस है। 35 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। तो 35 डिग्री सेल्सियस अगर कहीं का टेम्परे ये है, कहीं का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब मैं थर्मोमीटर में 35 तो मुझे टीएम मिल गया, लेकिन थर्मोमीटर में थोड़ी TM+1, मैनुअल कैसा लिखता है? -17, -12, +2.6, +7.6, +12.5, ऐसा लिख रहा है। तो मुझे मेरे यहाँ का अभी थर्मोमीटर तो क्या करेगा, एक मर्क्यूरी लेवल कहीं ना कहीं का बता देगा। मान के चलो अगर मेरा थर्मोमीटर है, इसने कुछ एक रीडिंग यहाँ पर दी, इसको भी हमको समझना है कि थर्मोमीटर से हमको कैसे मालूम पड़े, है कि नहीं? मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं थर्मोमीटर में कुछ यहाँ पे रीडिंग आई, से से इट इज, चलो मान के चलते इसको 44 डिग्री, कितना है? 44 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कितना है? 44 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर है। और मेरे सेक्शन का डीएम है 35। तो दिस 35 सॉरी 44 विल बी इंटरप्रिटेड एज, इसका मतलब क्या होगा? इसको ऐसा बोलेंगे टीएम प्लस 9, टीएम+9 डिग्री सेल्सियस। आरी बात है, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा, फिर अभी TM+9 किधर आएगा? तो आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा 7.6 और 12.5, अगर जोन 1 और 2 में तो यहाँ पर। ठीक है। इसी तरीके से मान के चलो कहीं पे टेम्परेचर से इट इज से, मान के चलो ये आ गया 25, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब 25 डिग्री सेल्सियस है, तब ये क्या हो जाएगा? TM35 है, तो टी ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम TM -10 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? TM -10 डिग्री सेल्सियस। आ रही बात समझ में? तो पहले तो इसको इंटरप्रेट करने समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप दिया है। अगर जोन 1 और 2 है तो ऊपर वाला देख लें, और अगर जोन 3 और 4 है तो नीचे वाला देख लें। दोनों में से कोई एक जोन में हमारा होगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे दिया है। अब ये क्या है? ये हम पढ़ क्या रहे हैं? लेइंग गैप फॉर एसडब्ल्यूआर, लेइंग गैप फॉर एसडब्ल्यूआर बिछाने के लिए कितना गैप देना है हमें, ये पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इनिशियल लेइंग गैप फॉर एसडब्ल्यूआर, यानी एसडब्ल्यूआर जब हम बिछा रहे हैं तो जॉइंट में गैप कितना दे। ठीक है। तो हमारे पास मैनुअल ने क्या कहा है, इसमें दो ऑप्शन दे दिया उसने। या तो अगर तुम 39 मीटर का पैनल यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग 39 मीटर पैनल, तो इतना गैप दे दो।
और नहीं, अगर आप 39 मीटर पैनल नहीं 26 मीटर का यूज कर रहे हैं रोड रेल, तो आप इतना गैप दे दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी है 39 और 26 मीटर रोड। ठीक है, 26 मीटर रोड रेल, यानी कि वो रेल ही 26 मीटर की बनाई गई है। फैक्ट्री से 13 मीटर का रेल नहीं बना, 26 मीटर का, तो 26 मीटर रोड रेल। ठीक है, तो इतने इतने गैप हमको देना है, यानी कि 39 मीटर पैनल है, तो 39 मीटर के बाद में 39 मीटर का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक ये रेल 39 मीटर की थी, दूसरी 39 मीटर के बीच में थी। इनके बीच में जो ये जो गैप डेवलप हुआ, कौन सा गैप, यहाँ जो गैप डेवलप हुआ, उसके अंदर टेम्परेचर के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं हम लोग, ये वाला कितना है, Tm-10, Tm-10, तो Tm-10 कहाँ पर आएगा इसमें, और ये मान के चलते कि जोन 1 और 2 में, हम जोन 1 और 2 में, तो Tm-10 कहाँ पर आएगा, Tm-10 आपका आएगा इसमें, है कि नहीं, -7.6 और -12.5, इसके बीच में Tm-10 आएगा। तो अब मान के चलो मेरे पास 39 मीटर का पैनल है, तो 39 मीटर, ये भी 39, ये भी 39, तो इनके बीच में कितना गैप दूंगा मैं, 10 mm दूंगा। इसी की जगह अगर मेरे पास 26 मीटर के पैनल हो, एक 26 मीटर का ये पैनल और दूसरा 26 मीटर का दूसरा पैनल, अब इनके बीच में गैप देना है, सेम केस में सेम टेम्परेचर पे, तो गैप कितना दिया जाएगा 26 मीटर के बाद में, तो वो होगा 9 mm। इज इट अंडरस्टूड? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? थर्मोमीटर से पहले इसको रीड करने सीखे हम लोग। ठीक है, ये वैल्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आ जाते हैं, तो ये लॉजिक अपने को समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर? आई बात समझ में सबको? मैं आगे बढ़ता हूँ अभी से। ठीक है, क्या कहता है, नोट पढ़ लेते हैं। इफ द लेइंग हैज टू बी डन, if the laying has to be done outside the temperature range given in above table, ये जो रेंज दिया है यहाँ पे उन्होंने कुछ लिमिटेड रेंज दिया है ना, Tm-7.5 से Tm+12.5, सॉरी Tm-17.5 मिनिमम है, मैक्सिमम Tm+12.5, यहाँ पे जोन 3 और 4 है, Tm-22.5 और प्लस में Tm+10.5, तो एक रेंज दे दिया ना, उसके साथ क्या कहता है, इफ द लेइंग हैज टू बी डन आउटसाइड, laying has to be done outside the temperature range given in table above, or whichever joint gap could not be provided as per the table, कोई joint gap इसके हिसाब से प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो क्या करना पड़ेगा, readjustment of gap shall be carried out within 2 days of laying before the track consolidates। क्या कह रहा है, if the laying has to be done outside the temperature range given, ऊपर जो टेम्परेचर रेंज दिया, अगर लेइंग उस रेंज के बाहर करना है, ठीक है, या कोई जॉइंट गैप इस टेबल के हिसाब से हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वहां पे उतना गैप मिनिमम नहीं मिल रहा है या मैक्सिमम नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे, रीएडजस्टमेंट ऑफ गैप शैल बी कैरिड आउट, फिर क्या करेंगे, गैप का एडजस्टमेंट किया जाएगा विद इन 2 days ऑफ लेइंग बिफोर द ट्रैक कंसोलिडेट्स, यानी कि अब उस टाइम आपको ये गैप आप नहीं दे पा रहे थे जितना चाहिए था लेइंग के टाइम पे, कुछ कम हो गया, कहीं कहीं ज्यादा हो गया, उस वक्त कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर, विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, क्या करना है, विद इन 2 days रीएडजस्टमेंट ऑफ गैप किया जाएगा, सारे गैप का एडजस्टमेंट फिर से किया जाएगा। ठीक है, ताकि इस रेंज के अंदर वो आ जाए अलोंग विद द, अच्छा यहाँ पे एक बोला ट्रैक कंसोलिडेट होने से पहले पहले, यानी कि अगर 2 दिन से ज्यादा टाइम लगा दिया, ट्रैक कंसोलिडेट हो जाएगा, तो बाद में रीएडजस्टमेंट मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अलोंग विद द गैप एडजस्टमेंट, गैप एडजस्टमेंट के साथ में एनी रीस्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स इफ रिक्वायर्ड मस्ट बी कैरिड आउट। ठीक है, अगर स्लीपर आगे पीछे करना है, स्पेसिंग वगैरह एडजस्ट करना है, तो उसको क्या करेंगे, इसके साथ साथ में करेंगे। इफ द लेइंग हैज टू बी डन आउटसाइड द टेम्परेचर रेंज गिवन इन टेबल अबव, joints could not be provided as the readjustment of gap shall be carried out within 2 days of laying before the track consolidates। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा पैरा 319 कंप्लीट हुआ।
अब इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पैरा 320, गैप सर्वे एंड एडजस्टमेंट ऑफ गैप। ठीक है, तो अभी हम लोग गैप सर्वे एंड एडजस्टमेंट ऑफ गैप के बारे में पढ़ेंगे। इसको पहले समझ लेते हैं कि ये जो है दो टेबल यहाँ पर आपको मिलेंगे मैनुअल में। ये है इनिशियल लेइंग गैप, जिसे टेबल 1 नाम दिया गया है। दूसरा जो है हमारा टेबल है वो है टेबल 2। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हमको ये समझना है। देखिए, हमने SWR बिछा दिया। ठीक है, चाहे वो ऐसा हो कि आपका एग्जिस्टिंग फिश प्लेटेड ट्रैक था, उसको हमने वेल्ड करते चले गए, उसको हम वेल्ड करते चले गए और हमने SWR बिछा दिया इनिशियल लेइंग गैप। चाहे वैसा हो, या ये कहें कि नया ट्रैक बिछाया SWR नए तरीके से, बात एक ही है। दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल लेइंग गैप ही बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो भी हमने गैप दिया था, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं मैं कुछ, यहाँ पे से हम लोग यहाँ पर कुछ SWR यहाँ पे बना लेते हैं। पहले पहले तो बना लेते हैं, फिर समझना आसान हो जाएगा। ये समझो मेरे ये SWR से, तो क्या है मेरे SWR से, दीज आर डिफरेंट SWR। ठीक है, अब ये जो गैप्स है इनकी बात हो रही है, यहाँ ये जो गैप्स है इनकी बात हो रही है। ये जो मैंने गैप्स बता रहा हूं मैं, ये मैंने इनिशियल के टाइम पे तो फिक्स वैल्यू थी। मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूँ, आप देखेंगे तो समझेगा। आप देखिए, इनिशियल गैप के लिए मैनुअल में चाहे कोई भी केस होने दो, सिंगल डिजिट दिया है ना, कहीं 12 है, कहीं 10 है, कहीं 2 4, कुछ भी होने दो, लेकिन कैसा है, इट इज अ सिंगल वैल्यू। यानी कि फिक्स उस टेम्परेचर के हिसाब से फिक्स वैल्यू है, इतना गैप हमको हर जगह पर देना था। ठीक है, वो हमने दे दिया। अब यहाँ पर आ गए हम लोग। ये गैप, क्या ये हमेशा टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, साल भर पड़ा हुआ SWR, इज इट गोइंग टू बी सेम एट ऑल टाइम्स? क्या ये हर हमेशा सेम रहने वाला जो गैप दिया? नहीं, सेम तो नहीं रहने वाला। तो फिर क्या होगा, हो सकता है कि कहीं पर कम हो जाए, कहीं थोड़ा सा बढ़ जाए। अच्छा, बढ़ेगा भी तो क्या सब जगह सेम सेम बढ़ेगा, या घटेगा भी तो सब जगह सेम सेम घटेगा? अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। है कि नहीं, फील्ड कंडीशंस आर डिफरेंट। theoretically speaking it should be, but practically it is not possible। हो सकता है कि जॉइंट नंबर 1 है, समझो मेरा, समझो ये मेरा ये जॉइंट है, हो सकता है यहाँ का गैप कुछ और होगा। अगला जॉइंट पे मैं जाऊंगा तो यहाँ का गैप कुछ और होगा। सब जगह पे गैप कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं कुछ कम ज्यादा लगा रहता है। ठीक है, तो अब ये जो गैप्स है, इससे हमें LWR की हेल्थ का पता लगाना है। ये गैप्स मेंटेन होने चाहिए, गैप मेंटेन होने चाहिए। तो हमें गैप सर्वे करना है। SWR की हेल्थ अगर हमें पता करना है तो हमें क्या करना है, गैप सर्वे करना है। गैप सर्वे अगर समझा जाए थेरोटिकली स्पीकिंग, तो इट इज वेरी इजी प्रोसेस। इसमें हर जॉइंट में कितना कितना गैप है वो हमको मापना है। अब मापने के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, ये जो पट्टियां वगैरह हमने लगाई होगी, वी हैव टू फ्रीज, फिर देखेंगे गैप कितना है। ठीक है, ये एक्चुअली गैप सर्वे में किया जाता है। लेकिन इसके साथ में बहुत सारी चीजें दी गई है मैनुअल में, वो हमें समझना है। क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। जनरल स्टेटमेंट, गैप सर्वे एंड एडजस्टमेंट ऑफ गैप, ये हमारा पॉइंट है। क्या कहता है, जनरल, गैप सर्वे एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ गैप्स इज टू बी कैरिड आउट इन स्ट्रेचेस वेयर, कहाँ करना है गैप सर्वे उसकी बात हो रही है, कहाँ पे करेंगे, इन स्ट्रेचेस वेयर ट्रैक डेवलप्स एक्सेसिव क्रीप, जॉइंट जैम्ड जॉइंट्स, सन किंग्स मिसअलाइनमेंट, वाइड गैप्स, बैटर्ड एंड हॉक जॉइंट, फ्रैक्चर एट जॉइंट्स एंड बेंडिंग ऑफ बोल्ट्स एटसेट्रा। यानी कि जहां का SWR कुछ एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, क्या कहां पर करेंगे, जो SWR मेरा कुछ एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, उसके अंदर क्या दिख रहा है मुझे, ट्रैक के अंदर कहीं पे एक्सेसिव क्रीप, बहुत ज्यादा क्रीप हो जा रही है। जब बहुत ज्यादा क्रीप होगी तो क्या होगा, कुछ जॉइंट जो होंगे, जैसे मान के चलो यहां से मैंने स्टार्ट किया, अगर समझो हल्का एक समझने के लिए, सपोज यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट है, फॉलिंग ग्रेडियंट है, तो क्या होगा, यहाँ के जो जॉइंट्स होंगे इसमें से गैप्स जो है, जॉइंट जो है जैम हो जाएंगे।
और यहाँ पर जो है गैप बढ़ जाएगा, है कि नहीं, एक्सेसिव क्रीप की वजह से। जैम्ड जॉइंट्स, आप जो है जॉइंट आपका जो है जैम हो गया, बोल्ट खुल ही नहीं रहा, एकदम टाइट हो गया। सन किंग डेवलप हो गया, यानी उसके अंदर जो है वेवीनेस डेवलप हो रहा है। मिस अलाइनमेंट, अलाइनमेंट गड़बड़ हो रही है, कहीं पर गैप बहुत वाइड हो गया, कहीं पे बैटरिंग होती है, कहीं हॉगिंग हो रही है। बैटरिंग एक्सेसिव गैप की वजह से होता है। हॉगिंग भी जो है बैठने की वजह से, ट्रैक जो है सिंक होने से, मतलब सेटल होने से होता है। या किसी जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर दिख रहा है, या बोल्ट्स वगैरह जो है, पट्टी जो लगाई है, बेंड पट्टी लगाई है, उसमें जो बोल्ट होंगे वो बेंड होने लगे। ये सारे कुछ साइंस है। ये क्या है, दीज ऑल आर इंडिकेशंस। ये सारी चीजें क्या है, दीज ऑल आर इंडिकेशंस। ये जो इंडिकेशन जब हमको मिलेगा, जब ये हमें इंडिकेशन मिलेगा, तब हमको क्या करना है, गैप सर्वे करने को जाना है। ठीक है, तब हम लोग गैप सर्वे को जाएंगे। अब गैप सर्वे करने के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने क्राइटेरियाज दी है मैनुअल में, क्राइटेरिया फॉर गैप सर्वे। क्या कहता है, इन SWR द गैप सर्वे एंड एडजस्टमेंट, यानी कि दोनों चीजें, गैप सर्वे भी और गैप एडजस्टमेंट दोनों चीजें should normally be done before the end of February once a year, that is before onset of summer। यानी गैप सर्वे कब करना बोल रहा वो, कब करने के लिए कह रहा है वो गैप सर्वे, बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवरी, फरवरी महीना खत्म होने से पहले पहले, साल में एक बार, यानी समर शुरू होने से पहले पहले गैप सर्वे हो चाहे गैप एडजस्टमेंट, ये फेब्रुवरी मंथ एंड होने के पहले पहले कर लेना है। इज इट क्लियर? एक चीज तो ये होगा, गैप सर्वे करना किस चीज के लिए है, कब करेंगे वो, और करना कब है, दो चीजें। यहाँ कुछ बता दिया, एबनॉर्मल बिहेवियर, वो सारे फैक्टर्स की वजह से गैप सर्वे करना है, और उसे करना है साल में एक बार, फरवरी महीना खत्म होने से पहले पहले, यानी कि बिफोर ऑनसेट ऑफ समर, समर शुरू होने से पहले पहले हमें करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी नीचे। अब क्राइटेरिया फॉर गैप सर्वे, क्राइटेरिया फॉर गैप 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 सर्वे, तो एक तो बता दिया कब करना है, समय बता दिया, बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवरी। आगे क्या कहता है, द गैप सर्वे शैल बी कंडक्टेड, गैप सर्वे अभी हमको करना है, तो कब करेंगे, शैल बी कंडक्टेड ऑन अ क्लियर एंड सनी डे इन द कूल हार्स ऑफ द डे इन राइजिंग रियल टेम्परेचर ट्रेंड। यानी क्राइटेरिया फॉर गैप सर्वे, तो उसमें इसको अगर मैं समराइज करूं, तो हम लिखेंगे इसके अंदर, बिफोर एंड ऑफ फेब्रुवरी, फेब्रुवरी के अंत से पहले पहले। दूसरा वो यहां पर क्या कह रहा है, मौसम कैसा हो, दिन कैसा हो, क्लियर हो, सनी डे हो, और कूल आवर्स ऑफ द डे एंड राइजिंग रियल टेम्परेचर। यानी कि अगला पॉइंट वो ये कह रहा है कि विजिबिलिटी कैसी हो, क्लियर विजिबिलिटी, यानी कि कोई फॉग कोहरा वगैरह ना हो, बिल्कुल विजिबल हो, दूर तक हमारा ट्रैक, ऐसा मौसम हो, क्लियर हो। दूसरा बोलता है कि धूप निकली हुई हो, सनी डे, और क्या, मौसम थोड़ा सा कूल हो, थोड़ा सा ठंडा हो, सुहाना मौसम है, एकदम गर्मी हो रही है सनी में, देखो धूप निकलेगी तो गर्मी होती है, तो वैसा भी बहुत गर्म ना हो। अगला वो कहता है, अगला वो क्या कहता है, तापमान जो है, रियल टेम्परेचर शुड बी, रियल टेम्परेचर इन राइजिंग ट्रेंड, तापमान बढ़ती दिशा में हो। देखिए क्या है, पहला पॉइंट बिफोर द एंड ऑफ फेब्रुवरी तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो ये जो क्राइटेरिया है, क्लियर यानी विजिबिलिटी अच्छी है, धूप निकली हुई हो, कूल आवर्स, ये परिस्थिति दिन में दो टाइम आती है, एक बार सुबह एक बार शाम में। तो अगला पॉइंट वो ये क्लियर कर दे रहा है, क्या कह रहा है, रियल टेम्परेचर इन राइजिंग ट्रेंड। जब रियल टेम्परेचर राइजिंग ट्रेंड की बात किया, इसका मतलब क्या, तापमान क्या है मेरा, अब बढ़ती दिशा में, यानी कि मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के टाइम करना है। यानी शॉर्टकट में ये कहा जाए कि फरवरी खत्म होने से पहले पहले करो, सुबह के टाइम करो, जब धूप निकली हुई हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा नहीं हो, दूर तक दिखाई देता हो, ऐसा टाइम। ठीक है, आई बात समझ में? आगे क्या कहता है, द लेंथ ओवर विच गैप सर्वे इज टू बी डन, जहां पर आपको गैप सर्वे करना है, शुड वेर एवर पॉसिबल बी डिवाइडेड इनटू सुटेबल सबसेक्शंस। जहां पर गैप सर्वे करना है तो वहां क्या करें, क्या कह रहा है, उसको सब सेक्शन में
सुटेबल सबसेक्शंस में डिवाइड करेंगे। कैसे? ईच बाउंडेड बाय फिक्स पॉइंट, कुछ ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, सच एज ट्रैक में कुछ बोलते हैं ना, जैसे हम लोग कहीं किसी को एड्रेस देते हैं, है कि नहीं, किसी ने हमको एड्रेस दिया कहीं का, कहीं जाना है, कुछ काम है हमारा, तो आदमी एड्रेस के अलावा क्या बोलता है? लैंडमार्क क्या है, बोलते हैं ना लैंडमार्क। भाई कोई फेमस जगह, कि भाई अगर वो लैंडमार्क बता दिया तो किसी से भी एड्रेस पूछना आसान हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर लैंडमार्क है, ट्रैक में कुछ लैंडमार्क होते हैं ना, फिक्स पॉइंट है लैंडमार्क, यानी लेवल क्रॉसिंग, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, कोई लेवल क्रॉसिंग नंबर सो एंड सो, पॉइंट एंड क्रॉसिंग पॉइंट नंबर सो एंड सो, इस तरीके से। तो क्या करेंगे, उसको सब सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे और उसको फिक्स पॉइंट यानी कि एक लेवल क्रॉसिंग, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, उसके बीच में बांध दिया जाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर लिया जाएगा, बड़ा सेक्शन सब सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। आगे क्या कहता है? द सर्वे शुड बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग एज शॉर्ट अ टाइम एज पॉसिबल, यानी जो गैप सर्वे आप कर रहे हैं इसमें ज्यादा टाइम ना लगाएं, इसे कम से कम टाइम में करना है, ठीक है। क्यों? by employing adequate number of parties so that real temperature is not likely to vary appreciably, रेल टेम्परेचर जो है ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हमें ये समझ में आ गया कि मिनिमम रेल टेम्परेचर वेरिएशन, मिनिमम रेल टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, ये प्रोसेस करने के टाइम पे मिनिमम रेल टेम्परेचर वेरिएशन, इसके लिए एडिक्वेट पार्टी, यानी कि बहुत सारे जो पार्टीज हो, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक बार में हम लोग मैनेजेबल लेंथ ले, एक समय में मैनेजेबल लेंथ ले, बड़ा पैच ले लिया तो रेल टेम्परेचर, भाई फॉर एग्जांपल काम करना है आधा पौने घंटे में, किसी ने शुरू किया सुबह 9 बजे, बड़ा पैच ले लिया, मैन पावर पार्टीज उतनी नहीं है, बज गया 11, तो 9 बजे इनिशियल टेम्परेचर लिया, फिर बाद में क्लोज करते करते 11 बज गया, तो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो अब ये जो डेटा मेरा रिलायबल नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए कह रहा है द सर्वे शुड बी completed ड्यूरिंग as short a time as possible by employing adequate number of parties, ज्यादा से ज्यादा पार्टी जो है उसमें लेके करें, so that real temperature is not likely to vary appreciably, ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्या कहता है? ज्वाइंट गैप, ज्वाइंट गैप शैल बी मेजर्ड बाय टेपर गेज, ज्वाइंट का जो गैप होगा किससे मापा जाए? ज्वाइंट गैप शैल बी मेजर्ड बाय टेपर गेज इन एमएम, यहाँ एक टेपर गेज दिया है। क्या है ये टेपर गेज? क्या है ये टेपर गेज? एक्चुअली टेपर गेज इतना पोर्शन ही है, कहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक, हाँ यहीं तक है, इतना ही पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसमें खाली 1 mm का एंड है, 1 से 2 3 4 5 से ऐसा अप टू 25 mm, ठीक है। लंबाई उसकी दे दिया 240 mm की है, और ये कितना है? 25 mm का है, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शन है, उसका डिजाइन है, उससे लेना देना नहीं। तो एक्चुअली यहाँ बेसिकली गैप सर्वे में करना क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। से ये मेरी रेल है, दो रेलें हैं, इनके बीच में समझाने के लिए, ये गैप है, दो रेलें हैं, इनके बीच का गैप सर्वे करना। सबसे पहले तो यहाँ जो पट्टियां वगैरह लगी होगी, बोल्ट लगा होगा, उससे इसको फ्री कर दिया जाएगा ताकि इसका फ्री मूवमेंट हम लोग मेजर कर सके। इसके बाद में ये जो फीलर गेज टेपर गेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको लिया जाएगा और इसको ऊपर से, हेड की तरफ से, ऊपर की तरफ से क्या किया जाएगा? वी विल इंसर्ट इट, ठीक है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए मार्क कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा ज्यादा मोटा बना दिया विड्थ, गैप इतना होता तो नहीं है, इट इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। थोड़ा ज्यादा गैप बड़ा होने की से थोड़ा दिक्कत हो जा रही है। रेली चौड़ी करनी, गैप ही कम करना पड़ेगा। मैंने रिवर्स में कर दिया, ठीक है। अब ये जो गैप है, ये टेपर गेज जो हमारा होगा, इसको ऊपर से इंसर्ट करेंगे फ्रीली, फोर्सली नहीं, ऊपर से जाएगा जहां तक ये गया, जहां तक फ्रीली गया, ठीक है, वहां पे जहां तक ये गया वो पोर्शन पे थंब लगा के उसको बाहर निकाल लिया जाएगा,
ठीक है, फिर बाद में वो रीडिंग नोट डाउन कर ली जाएगी। तो एक्चुअली प्रोसेस इतना सिंपल है कि रेल के हेड के ऊपर से इंसर्ट करें टेपर गेज को, और कहाँ तक वो रीडिंग आ रही है उसको नोट डाउन कर लें। ये है हमारा गैप सर्वे, जिसके लिए कुछ क्राइटेरियाज वगैरह हमारे मैनुअल ने हमें दी थी। ठीक है, अब टेम्परे में गैप होना कितना चाहिए, ठीक है, गैप इसके अंदर होना कितना चाहिए। तो अब जिस वक्त मैं गैप सर्वे कर रहा हूं, उस वक्त का टेम्परेचर मैंने नोट डाउन कर रखा है। उस वक्त का टेम्परेचर मैंने क्या किया है, नोट डाउन करके रखा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, टेम्परेचर नोट डाउन करके रखा है तो वहां पे हर जगह पे कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो यहाँ पे कुछ उन्होंने एक रेंज दे दिया है, recommended range of value of gap. The recommended range of value of gap in mm during surveys for various ranges of real temperature is as given in table 2. टेबल 2 जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल 2 टेबल 1 जैसा नहीं है। यहाँ एक फर्क है, फर्क ये है कि यहाँ पर जो है कुछ रेंज दिया गया है, वहां फिक्स वैल्यू थी, यहाँ कुछ रेंज दे दी गई है। तो हमारा जो भी जोन होगा, जोन 1 2, जोन 1 एंड 2 या जोन 3 एंड 4, जो भी होगा उसके हिसाब से हमको इसमें चूज करना है। यहाँ पर रेंज दिया हुआ है अलग अलग केसेस का, क्या है, रेंज दिया गया है, तो उस रेंज के हिसाब से हमको जो है चेक करना है। यानी एक हमारे लिए गाइडलाइन है कि मान के चलो अगर मैं अभी टेम्परेचर की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सेक्शन का टीएम, जैसे लास्ट टाइम हमने कितना लिया था, 35 लिया था ना। चलो मैंने ले लिया फ्रिज से, टेम्परेचर मेरा टीएम है 35 डिग्री सेल्सियस। कितना, 35 डिग्री सेल्सियस। अभी थर्मोमीटर में दिखा रहा है से इट इज शोइंग में से 45 डिग्री या से 50। ठीक है, कितना, ये ज्यादा हो गया, T50 ज्यादा हो जाएगा, से 45 है अभी टेम्परेचर। तो वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा फिर, अभी ये डैश कट कर दो, हाँ इससे आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, टीएम की वैल्यू है 35 यहाँ पर। ओके, अगर अभी 45 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा क्या हो जाएगा, Tm+10। तो Tm+10 जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये Tm+10 इसके बीच में आएगा। ठीक है ना, अगर मेरा जोन 1 एंड 2 में है तो इसके बीच में टीएम का वैल्यू आएगा। ठीक है नहीं, Tm+10 जो आपका आएगा, अभी 45 मान लें, Tm+10 हो गया, ये आएगा। तो आप मान के चलो 39 मीटर का पैनल है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप दिया है, उसके बीच में रेंज होना चाहिए। यानी जब जो जॉइंट आप जो सर्वे कर रहे हो उसमें 1 से 5 mm के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, अगर 26 मीटर का है तो उसके लिए भी इत्तेफाक से यहाँ पर सेम वैल्यू दी गई है। तो ये हमको इसको स्टडी करना है। तो मैंने गैप सर्वे के क्राइटेरिया तो बता दिया, गैप सर्वे को अपने को समझना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो वो चीज अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे टेबल की वैल्यूज जो है कंपेयर करने के लिए है। यानी यहाँ जो रेंज, ये जो दिया है ये सब क्या है, दीज ऑल आर रेंजेस। क्या है ये रेंजेस है, उसके हिसाब से अपने को देखना है। कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट, 4 केसेस बनते हैं, सॉरी 3 केसेस बनते हैं SWR में। ये तीनों चीजें हमको समझना है। मैं आपको एक कुछ एग्जांपल से आप लोग को समझाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए पहले रीड कर लेते हैं। द एवरेज ऑफ measured gaps is worked out as shown in proforma. A comparison of the results of the gap measurement recorded and permissible value of gap given above will lead to one of the following cases. 3 केसेस हो सकते हैं। पहला है एवरेज गैप इज विद इन द रिकमेंडेड रेंज, जो ऊपर जो रेंज देख रहे हैं एवरेज गैप उसके अंदर है, लेकिन बट सम ऑफ द इंडिविजुअल गैप्स फॉल आउटसाइड द रेंज, कुछ इंडिविजुअल गैप उस रेंज में नहीं बैठ रहे। दूसरा है एवरेज गैप फॉल्स आउटसाइड द रिकमेंडेड रेंज, एवरेज ही बाहर जा रहा है। तीसरा है एवरेज गैप एज वेल एज इंडिविजुअल गैप्स फॉल विद इन द रेंज। तो 3 केसेस है, और जो 3 केस है उसका 3 रेक्टिव, उसका रेमेडियल मेजर भी 3 अलग अलग है। ठीक है, ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैं जो है Annexure 3/6 दिखा तो देता हूँ, लेकिन मैं उसको बहुत और भी सिंपल वे में आपको सिखाने वाला हूँ। Annexure 3/6, ये आपके सामने है, प्रोफार्मा फॉर गैप सर्वे एंड एडजस्टमेंट।
इसके अंदर आप देखेंगे तो लेफ्ट रेल राइट रेल जॉइंट नंबर उन्होंने दे दिया, जैसे बोला ना ऑब्लिगेटरी पॉइंट, जैसे यहाँ पे कोई ब्रिज नंबर सो एंड सो लेवल क्रॉसिंग, इसके बीच में यहाँ पे से 26 जॉइंट आ गए, लेफ्ट रेल में राइट रेल में इन्होंने लिया। ठीक है, तो फिर ये गैप इतना था, आना कितना चाहिए था, कंपेयर किया, एडजस्टमेंट किया, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी है। इसको मैं और भी सिंपल वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, और भी सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। हम क्या करेंगे, हमने कुछ वैल्यूज ले लेनी है। एक कच्चा पक्का टेबल बनाने की कोशिश किया मैंने। सिंपल करेंगे अपन इसको, विल मेक इट वेरी सिंपल। ये वाला जो पहला वाला रहेगा ये जॉइंट नंबर है, क्या है, जॉइंट नंबर। और दूसरा जो कॉलम है हमारा ये है गैप इन एमएम। क्या है दूसरा कॉलम, गैप इन एमएम। ठीक है, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इट हम क्या करेंगे, जॉइंट लिमिटेड रखते हैं, एक, समझना है हमको खाली ना, दो, जॉइंट नंबर थ्री से जॉइंट नंबर फोर, जॉइंट नंबर फाइव एंड जॉइंट नंबर सिक्स, जॉइंट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रेंज पकड़ लेते हैं इसमें से मेरा 39 मीटर का पैनल है और टेम्परेचर रेंज जो है हमारा इस ब्रैकेट में आ रहा है 11 से 14 mm। तो अब मेरा ये रेंज हो गया, रेंज हो गया मेरा, मेरे टेम्परेचर के हिसाब से ये रेंज हो गया 11 से 14 mm। ठीक है, आ रही बात समझ में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझना है। रेंज है मेरा 11 से 14 mm, अभी का जो भी टेम्परेचर है उसके हिसाब से मैं 39 मीटर का पैनल यूज कर रहा हूं। अब मैंने यहाँ पे कुछ रीडिंग डालनी है, कुछ वैल्यूज आई पुट हियर, से 12 mm, से 10 mm, सॉरी माइनस कैसे चला गया, से 10 mm, 13, 14, 15, 11। ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे वैल्यूज ले ली। इसके बाद में नीचे इनका क्या करना है, मुझे एवरेज निकालना है। क्या करना है यहाँ पर, एवरेज, एवरेज गैप, एवरेज गैप मुझे निकालना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, एक लमसम, चलो कैलकुलेशन भी करना है तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, ले लेंगे इसको, अगर हम लोग इसका कुछ ना कुछ वैल्यू इसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो 12 + 10 + 13 14 15 11, इसका जो है हमको क्या करना है, क्यूमुलेटिव करना है। से लेट अस कैलकुलेट इज 12 + 10 + 13 + 14 + 15 + 11, 75 आता है। तो 75 डिवाइड बाय कितने जॉइंट से, 6 है। तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे 12.5 mm। ठीक है, 12.5 mm इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा अलग अलग केसेस था ना, तब ये कौन से केस में आता आप इसको देखो, मैं अभी यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करें, रेंज है 11 से 14 mm, कितना है, 11 से 14 mm। ठीक है, ये 12 आ रहा है उस रेंज के अंदर, जो जो आएगा उसको टिक करते जाएंगे कि 12 आ रहा है उस रेंज में, ठीक है। 10 आ रहा है, नहीं ये बाहर गया। फिर आगे जाएंगे, 13 रेंज में, 14 रेंज में, 15 नो इट इज आउटसाइड, 11 यस इट इज ऑल्सो इन रेंज। ठीक है, अब यहाँ पे पहले, सबसे पहले हम लोग को रेंज, एवरेज गैप शुड बी इन द रेंज, एवरेज गैप रेंज के अंदर होना चाहिए, एवरेज गैप शुड बी इन द रेंज। तो रेंज है 12.5, सॉरी रेंज है 11 से 14, एवरेज गैप है 12.5, तो क्या है, एवरेज गैप इज विद इन द रिकमेंडेड रेंज। हमारा कौन सा केस है, एवरेज गैप इज विद इन द रिकमेंडेड रेंज, बट सम ऑफ द इंडिविजुअल गैप्स फॉल आउटसाइड द रेंज, जैसे कि जॉइंट नंबर टू, जॉइंट नंबर टू एंड जॉइंट नंबर फाइव, ये आउटसाइड द रेंज चले गए ना। तो ये हमारा केस नंबर वन बन गया। क्या बन गया हमारा, केस नंबर वन, क्या, एवरेज गैप इज विद इन द रेंज बट सम ऑफ इंडिविजुअल जॉइंट gaps falls outside the range।
कम हुआ 11 से तो भी आउटसाइड गया, 14 से बड़ा हुआ तो भी आउटसाइड गया। ठीक है, तो केस नंबर 1 ये हमारा हमारे सामने आ गया। तो ये तो बीमारी हो गई। तो इसको करना क्या है, एक्शन क्या करना है, ये अभी हम लोगों को सीखना है। क्या कह रहा है, केस 1 एक्शन टू बी टेकन, रेक्टिफिकेशन वर्क शुड बी restricted to correcting the individual gap which falls outside the range। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब अगर एवरेज आपका ओके है, रेंज के अंदर है, और कुछ जॉइंट्स आपके जो है इसके अंदर गड़बड़ी देखने को मिल रही है, तो आप जो है क्या करें, आप क्या करें, जो जॉइंट में गैप में प्रॉब्लम है आगे पीछे की रेलें सरका के इसको रेंज में ले ले। जैसे यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ 12 mm है, यहाँ 10 है, यहाँ 13 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ बढ़ा, अगर मैं 1 mm बढ़ा दिया, मैंने 1 mm बढ़ा दिया, तो इसकी वैल्यू जो है रेक्टिफाई हो जाएगी। जैसे अभी 10 की जगह मैंने इसको क्या किया, 1 mm यहाँ पे लोकली एडजस्ट किया, 11 कर दिया। तो जब यहाँ ये बढ़ेगा, ये 13 की जगह 12 हो जाएगा ना, है कि नहीं? आ रही बात समझ में? लोकल एडजस्टमेंट हमको करना है, तो क्या बोलता है, रेक्टिफिकेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू करेक्टिंग द इंडिविजुअल गैप्स। आगे वो क्या है, बिल्कुल वार्न कर रहा है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में, अंडर नो सर्कमस्टांसेस एडजस्टमेंट शैल बी डन बाय कटिंग अ रेल और इंट्रोड्यूसिंग अ लॉन्गर रेल। यानी सिंपल यहाँ पर क्या है, जब भाई तुम्हारा एवरेज रेंज के अंदर आ रहा है, आपका एवरेज क्या है, रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है, एवरेज गैप रेंज के अंदर आ रहा है, लेकिन कुछ जॉइंट मिसबिहेव कर रहे हैं, वो ज्यादा या कम है, क्या कर रहे हैं भाई, जो जॉइंट में प्रॉब्लम है आगे पीछे आजू बाजू की रेले सरका के इसको रेंज के अंदर ले लिया जाए। किसी भी परिस्थिति में ना कोई रेल को काट के निकालना है, ना नई रेल डालना है। हम रेल काट, कोई ये सोचेगा अरे यार यहाँ पर गैप बहुत कम है, जगह जगह पे कम लग रहा है, थोड़ा सा रेल क्लोजर का टुकड़ा काट के निकाल देते हैं और आगे पीछे एडजस्ट हो जाए। दैट इज नॉट अलाउड, यहाँ पर मना कर रहा है उसके। इसी तरीके से कहीं पे अगर रेल छोटी पड़ गई तो बोले नई रेल डाल देंगे, तो यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल सख्ती से मना किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस 1। बीमारी थी कि एवरेज गैप रेंज में है लेकिन कुछ जॉइंट बाहर जा रहे थे। ठीक, अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा है केस 2। अगला पॉइंट हमारा क्या है, केस 2। केस 2 क्या कहता है, केस 2 यहाँ पहले पढ़ लो, एवरेज गैप फॉल्स आउटसाइड द रिकमेंडेड रेंज। ये जो एवरेज गैप है हमारा, वही रेंज के बाहर जा रहा है, ये है बीमारी। तो लेट मी रेक्टिफाई ओवर हियर, पहले मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, एक फ्रेश लिख लेंगे हम लोग, 1 2, दीज आर जॉइंट नंबर 3 4 5 एंड जॉइंट नंबर 6। ये भी इरेज करना पड़ेगा ना, एवरेज गैप भी। अब यहाँ पर फिर से कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मैं कुछ ले रहा हूँ, 12 ले लिया, समझो ये 13 ले लिया, ये 14 ले लिया, ये भी 14 ले लिया, ये 15 ले लिया, और समझो ये भी 15 ले लिया। एक मजा, मेरी कोशिश है कि ये रेंज के बाहर जाए। लेटेस्ट ट्राई, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है हम लोग देख लेते हैं। 12 + 13 + 14 + 14 + 15 ये आगे 83/6 नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, से इसको दोनों को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 15 कर दिया, और यहाँ पर भी हमने मान के चलो मिसाल के तौर पे ये हमारा हो गया से, इसी डाल देता हूँ, ज्यादा ज्यादा वैल्यू डाल देता हूँ। अब गैप कितना आएगा, 15 15 15, तीन तो 15 हो गया, तो 45 हो गया। 45 प्लस, फिर बाद में आपका 14 14 दो बार हो गया, +16, 14 + 16, ये इसी 30 हो गया, 30 + 14, 89, 89 डिवाइड बाय 6। अब आया यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यू जो आउटसाइड रेंज है,
14.833। ठीक है, ये एवरेज गैप आ गया 14.833। हम पहुंच गए कौन से केस में, हम पहुंच गए केस नंबर 2 में। एवरेज गैप फॉल्स आउटसाइड रेंज। एवरेज गैप क्या है, रेंज के बाहर है। अब यहाँ पर अगर आप, अब जब एवरेज गैप रेंज के बाहर जाएगा तो हमको इंडिविजुअल देखना नहीं है। जैसे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे दो जॉइंट जो हमारे रेंज के अंदर है, बाकी से बाहर है ना, तो ये अब यहाँ नहीं देखा जाएगा कि क्या सही क्या गलत है। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा क्या सही क्या गलत है, हमें यहाँ देखना है कि एवरेज गैप क्या है। एवरेज गैप जो है, इट इज आउटसाइड रेंज, रेंज के बाहर चला गया। तो ये हो गया मेरा केस नंबर 2। ये हो गया हमारा केस नंबर 2। तो केस 2 का बीमारी तो मालूम पड़ गया। अब उसका इलाज क्या है, केस नंबर 2 ये यहाँ पर। द जॉइंट गैप शाल बी सिस्टमेटिकली एडजस्टेड। जॉइंट गैप क्या करेंगे, शाल बी सिस्टमेटिकली एडजस्टेड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। क्या करेंगे, एक तरफ से एक तरफ से मेरा जो सेक्शन है उसके अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं, सबकी एडजस्टमेंट एक तरफ से मुझे करते जाना है। जितने भी जॉइंट है सबकी क्या करना, मुझे एडजस्टमेंट करते जाना है। पहला मैंने ये वाला जॉइंट लिया, एक तरफ से करने बोला ना सिस्टमेटिक, तो या जॉइंट नंबर 1 एडजस्ट करो, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी, जैसे हमारे केस में 6 हैं, सबका एक तरफ से एडजस्टमेंट करते चले जाएं। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, अब इसमें पहली बात तो गैप दिया कितना जाएगा एडजस्ट करने के टाइम। तो जिस वक्त आप ये जो गैप एडजस्टमेंट कर रहे हैं उस वक्त टेम्परेचर के हिसाब से लेइंग गैप कितना होना चाहिए आप देते चले जाएंगे। अब आखिरी में दो परिस्थिति हो सकती है। ठीक है, आखिरी में दो परिस्थिति हो सकती है। ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द रेल शैल बी अनफास्टेड ओवर कन्वीनियंट लेंथ। क्या करेंगे, जितना हिस्सा का करना है तो सहूलत के हिसाब से कुछ रेल की फास्टिंग्स निकाल दी जाएगी। द गैप एडजस्टेड टू द इनिशियल लेइंग गैप एज पर पैरा 319 एंड रेल फास्टन। क्या कह रहा है, जो मैंने बताया ना, पैरा 319 में उस वक्त जो गैप रहेगा वो गैप हम लोग को देना है, फिर चाबी लगा देना है। ये हो गया। अब ये प्रोसेस एक तरफ से एडजस्ट करते 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 गए, यानी कि हमने समझो, मान के चलो मिसाल के तौर पे हमने स्टार्ट किया था यहां से। अब ये लास्ट की जॉइंट है, सपोज ये मेरी लास्ट वाली जॉइंट है, से दिस जॉइंट, दिस इज माय लास्ट जॉइंट फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये जो जॉइंट है यहां पर आने के बाद क्या होगा, या तो मेरी रेल बढ़ जाएगी, इंट्रोडक्शन ऑफ अ लार्जर और शॉर्टर रेल माइट बी रिक्वायर्ड। यहां से मैं एडजस्ट करते गया तो हो सकता है कि रेल मेरी बढ़ती चले गई, तो मैं रेल क्लोजर का टुकड़ा काट के निकाल सकता हूं इसमें। या ये हो सकता है कि हमारा सेक्शन एडजस्ट करते करते यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा आ गया। क्या हो गया, आखिरी जॉइंट में गैप ज्यादा डेवलप हो गया, थोड़ा सा चौड़ा गैप, इस तरीके से। तो उस परिस्थिति में कहता है कि या तो लंबी या छोटी रेल, इन दिस केस इंट्रोडक्शन ऑफ अ लॉन्गर और शॉर्टर रेल माइट बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आप रेल बदली कर सकते हैं। रेल छोटी पड़ गई तो नई रेल डाल दें, रेल बढ़ गई तो उसको जो है एक्स्ट्रा पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, निकाल देंगे और गैप एडजस्टमेंट करेंगे। ये है हमारा केस 2। ये क्या था हमारा केस 2। अब आ जाते हैं केस 3 में। अब आ जाते हैं हमारे केस 3 में। ठीक है, केस 3 में आ जाते हैं हम लोग। ज्वाइन नंबर फिर से लिख देते हैं, 4, 5। अब मैं कुछ वैल्यू लेता हूँ, 13, 12, 11, 14, से 14, 12, 11। अब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो लेट मी कैलकुलेट इट। 13 + 12 +11 +14 +12 + 11, 73 आ रहा है। 73 ÷ 6, तो ये आ रहा है मेरा 73 ÷ 6, तो आ रहा है 12.16। क्या आ रहा है, 12.167।
ये एवरेज गैप आ गया। अब इसको चेक करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। एवरेज गैप इज 12.167, रेंज के अंदर है ना, रेंज 11 से 14 है और एवरेज गैप है 12.167। अब हम लोग क्या करेंगे, चलो भाई ये तो रेंज के अंदर आ गया, ठीक है। अब हम लोग इंडिविजुअल चेक करेंगे। 13 mm रेंज में, 12 mm रेंज में, 11 mm रेंज में, 14 mm रेंज में, 12 रेंज में, 11 रेंज में, सारा है रेंज में, सारा ही सारा क्या है, रेंज में है। अब रेंज में है तो क्या है, केस 3, सब कुछ ठीक है भाई, सब कुशल मंगल है। तो क्या, डॉक्टर के पास गए भाई, तकलीफ थी, डॉक्टर ने टेस्ट लिखा, छोटा मोटा बीमारी आया, गोली दे दिया, केस नंबर 1 हो गया। ठीक है। दूसरा वाला केस क्या है, भाई उसको पेट में समझो, उसने जो है डॉक्टर को सोनोग्राफी किया, उसके अंदर उसको कोई ट्यूमर मिला, तो बोले भाई ऑपरेशन करो, कैंसर है ये, है कि नहीं, कैंसर का ट्यूमर है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा भाई, सर्जरी करनी पड़ेगी, तो उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो एडजस्टमेंट किया जाएगा। ये केस नंबर 2 हो गया। केस 3, सब कुछ ओके है, एवरेज भी ओके है, इंडिविजुअल जॉइंट्स भी ओके है, तो नो एक्शन इज टू बी टेकन। डॉक्टर दवा किस चीज का देगा, डॉक्टर बोलेगा थोड़ा चलो फिरो, तो आप हरकत कुछ करो, पेट में गैस हो गई है और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। तो ऐसा केस 3 हो गया। तो केस 3 में एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो ये केस 3 हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। एज फार एज पॉसिबल, जहां तक मुमकिन हो, द डे चोजन फॉर रेक्टिफिकेशन शुड बी अ डे, जिस दिन रेक्टिफिकेशन करेंगे कैसा होना चाहिए, ऐसे दिन करें ऑन विच रेल टेम्परेचर इज नॉट लाइकली टू वेरी मच ड्यूरिंग रेक्टिफिकेशन। यानी कि जो गैप सर्वे आपने कर लिया, अब गैप एडजस्टमेंट के लिए आपको कौन सा दिन चूज करना है, ऐसा दिन जहां पर ज्यादा रेल टेम्परेचर वेरिएशन होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इसके साथ जो है आपका SWR का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद में आगे और भी चीजें हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज अपनी क्लास जो है टर्मिनेट करते हैं। हमने कौन कौन सा पैरा पढ़ लिया, पैरा 317 से स्टार्ट किया हमने, 318 किया, 319 किया, नाउ 320 हमने कंप्लीट कर लिया।